ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं पीरियाडिक मोशन क्या होता है। ऐसा मोशन जो रिपीट करे, ठीक है, रेगुलर टाइम इंटरवल पर, उसे बोलते हैं पीरियाडिक मोशन। जैसे मोशन करता है प्लेनेट अराउंड सन, प्लेनेट और सन के बीच जो मोशन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं पेंडुलम क्लॉक का मोशन। ठीक है, पेंडुलम क्लॉक का मोशन वो भी क्या होता है, पीरियाडिक मोशन होता है। ठीक है, बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। कह रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन ऐसा मोशन होता है, ठीक है, जिसमें जो है रेगुलर टाइम पे तो मतलब रिपीट करता है उसको, लेकिन ये आगे जाता है और पीछे आता है एक फिक्स पॉइंट के थ्रू। जैसे गिटार में होता है, ये इधर जाएगा फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा फिर इधर जाएगा, इस टाइप से ये वायर है गिटार का। ठीक है, या फिर कोई मास बॉडी सस्पेंडेड है, ठीक है, ये ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी फिर ऐसे, इसे बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इस और सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा होता है, कह रहे हैं इसकी कंडीशंस होती है। ठीक है, ये इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, बट इसके अंदर और क्या होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, वो इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो माइनस एक्स की, मतलब उसके डिस्प्लेसमेंट की, उसे बोलते हैं लीनियर एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ से हो जाता है, ठीक है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सिंपली ए लिखा हुआ है, और ये माइनस इधर जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, इक्वल टू 0 हो जाता है। टाउ इक्वल टू माइनस थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। यहाँ पे लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है, तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। ये कंडीशन होती है एंगुलर एसएचएम की। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट अगर कभी भी लोगे, ठीक है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट लेते हैं बॉडी का, तो अंडर एसएचएम के अंदर तो हमेशा मेजर करते हैं उसे मेन पोजीशन से। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल और बता दिए हैं, ठीक है, गिटार वाला। बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है, मान लो ये टी इज इक्वल टू 0 पे कोई पार्टिकल यहाँ था, ठीक है, और पी पॉइंट पे टी इज इक्वल टू टी समय पर यहाँ पहुँचा। ठीक है, ये एंगल हुआ ओमेगा टी। ठीक है, ये ओमेगा टी क्या होता है, फेज होता है। ठीक है, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक के ये क्या हुआ, एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये वाई। तो अगर इक्वेशन देखें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक की एक्स, ये, ठीक है, पी तक के हुआ, तो इसे बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, ये क्या है, ए जो है मैक्सिमम वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है और ओमेगा टी प्लस डेल्टा क्या है, फेज है। वेलोसिटी की बात करूँ तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर देंगे, आ जाएगा ए ओमेगा कास ओमेगा टी प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सीलरेशन क्या होगा, हम वी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या फिर लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, क्योंकि एक्स की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है। ठीक है, अगर बात करूँ मैक्सिमम वैल्यू की, तो साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू जो आगे लिखे हुए हैं, ये क्या होना चाहिए मैक्सिमम के लिए, 1 होना चाहिए। तो वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा, ए मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर एफ मैक्स, जब ए मैक्स होगा तो एफ मैक्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वी मैक्स कब होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, मेन पोजीशन पे। ठीक है, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे। मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है। ठीक है, मेन पोजीशन मतलब एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक, और एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एक्स बराबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। टी इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम पीरियड 1 अपॉन एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ठीक है, फेज क्या होता है, अभी हमने बताया फेज होता है ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और ये डेल्टा क्या होता है, फेज इज द फेज कांस्टेंट या इनिशियल फेज। ठीक है, ये बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन, अगर मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स बराबर ए साइन के ओमेगा टी प्लस बी कॉस के ओमेगा टी, ठीक है, वेयर के एनी कांस्टेंट है, देन एक्स कैन बी रिटन एज, एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन के ओमेगा टी प्लस डेल्टा, मीन्स यहाँ एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इनिशियल फेज क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बाई ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन फिर से करें, इफ टू पेंडुलम स्टार्ट करते हैं, इफ टू पेंडुलम स्टार्ट फ्रॉम द मेन पोजीशन, ठीक है, मेन पोजीशन से स्टार्ट किए, देन द फाइंड अल्टर हाउ मेनी ऑसिलेशंस ऑफ द स्मॉल पेंडुलम दे विल अगेन इन द सेम फेज। करें स्मॉल पेंडुलम, पूछ रहे हैं स्मॉल पेंडुलम के लिए कितना
कितने स्मॉल और पेंडुलम जो ऑसिलेशन करेगा कि वो अगेन सेम फेज में आ जाए, ठीक है। तो टी एस क्या है, टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल पेंडुलम, टी एल इज इक्वल टाइम पीरियड ऑफ लार्जर पेंडुलम। तो टी एस इज इक्वल टू टी एस अपॉन टी एल इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन एन, तो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोलिजन बाई स्मॉल पेंडुलम, ठीक है। ये कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला हुआ। अगर पूछ ले कि हाउ मेनी ऑसिलेशंस ऑफ लार्जर पेंडुलम, अगर यहाँ पे लार्जर पूछ ले तब ये वाला फार्मूला लगा देंगे, टी एस अपॉन टी एल इज इक्वल टू एन बाई एन प्लस वन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोलिजन बाई लार्ज पेंडुलम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लो क्या होता है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक, और ये है टाइम पीरियड, ठीक है। तो एस एच एम ऐसे होता है, ये इस टाइप से एस एच एम होगा, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 12 पे, टी बाई 12 पे ये चलता है ए बाई टू, 3t/12 पे ये चलता है ए मैक्सिमम ए, फिर वापस जब आता है तो 5t/12 पे ये ए बाई टू पे पहुँचता है, ठीक है। और ये 6t/12 या t/2 पे ये पहुँचता है, आपका आधी डिस्टेंस पहुँच जाता है, ठीक है। 6t/2 पे ये फिर वापस ओरिजिन पे आ जाता है, ठीक है। फिर नीचे की तरफ जाता है तो ये 7t/12 पे, ठीक है, ये ए माइनस ए बाई टू पे होता है, और 9t/2 पे 12 पे माइनस ए पे होता है, और 11t/12 पे ये माइनस ए बाई टू पे होता है, और 12t/t या फिर टी बोलते हैं इस पे ये पहुंच जाता है फिर से ज़ीरो पे, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे याद करेंगे, ऐसे सवाल आता है, ठीक है, किसका टाइम पीरियड इतना है, ठीक है। तो सवाल आता है कितना एम्पलीट्यूड चला हुआ, ठीक। तो क्या करेंगे 1 3 5 7 9 11 ऐसे लिखेंगे, ठीक, ऑड्स नंबर। फिर 1 और 5 को ऐसे करेंगे तो ये ए बाई टू, फिर 7 और 11 को ए बाई टू कर देंगे, और 3 और 9 को ए कर देंगे, ठीक है। 3 का 9 होता है, इनको हटा करके बाकी 1 5 जो है ए बाई टू पे होगा, 7 11 जो होगा माइनस ए बाई टू पे होगा, ठीक है। डेल्टा फाइव क्या होता है, 5 1 माइनस 5 2, डिफरेंस 5 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स, इसको ऐसे याद कर सकते हो, डेल्टा फाइव लिखा है इसका मतलब ये एंगल की बात कर रहा है 2 पाई, ठीक है। और डेल्टा फाइव नीचे कर दो डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब ये क्या बात कर रहा है, डिस्टेंस की, तो लेमडा क्या होता है, मेन फ्री बात, लेमडा हो गया 2 पाई/λ, इस टाइप से याद कर सकते हो। ऐसे ही डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, इसको भी कैसे लिख सकते हो, 2 पाई/टी। इसमें क्या होता है, अगर चेंज इन फेज एंगल दिया हो तो तुम चेंज इन टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में दो सिंपल हार्मोनिक मोशन चल रहे हैं, x1 इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी, x2 इज इक्वल टू वाई टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, डेल्टा इज द फेज डिफरेंस, ठीक है, कितना फेज है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, और उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ए, वेयर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा, ठीक है। टेन थीटा ए टू साइन डेल्टा अपन ए वन प्लस ए टू कॉस डेल्टा, ठीक है। टेंथ से मतलब नहीं होता, सिंपली वो एम्पलीट्यूड ही पूछते हैं ज़्यादातर। इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, सेम फेज ए इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू, ठीक है। इफ डेल्टा इज इक्वल टू पाई, अपोजिट फेज ए इज इक्वल टू ए वन माइनस ए टू। इफ डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाई टू, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, क्योंकि कास पाई बाई टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब कास 90 की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में थी, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टू प्लस डेल्टा। अगर दो कंडीशन है, अब इसमें देखते हैं ये क्या है, ये जीरो पे है, इनके फेस एंगल कितना है, जीरो। अगर हम बात करें पाई पे हो तो x बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस y इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो यहाँ ये y बाई एक्स करेंगे फर्स्ट केस में, y बाई एक्स करेंगे तो आएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस ए टू बाई ए वन, जबकि अगर सेकंड केस पाई वाले में देखेंगे तो y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू बाई ए वन। लेकिन अगर उसका ग्राफ देखेंगे y और x का, तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्योंकि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है x, ठीक है। एक में प्लस एक्स, एक में माइनस एक्स, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन दिस स्ट्रेट लाइन एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, तो r हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर साइन ओमेगा टी, दोनों केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर डेल्टा पाई बाई टू हुआ, तो डेल्टा पाई बाई टू हुआ तो एक्स बराबर ए वन साइन ओमेगा टी को हम लिख देंगे एक्स बाई ए वन साइन ओमेगा टी, वाई इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इसको लिख देंगे ए टू कास पाई बाई टी, और वाई बाई ए टू कास ओमेगा टी। अब दोनों इक्वेशन वन और टू का स्क्वायर करके इसको ऐड करेंगे,
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए वन ए टू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो मोशन कैसा होगा, इलिप्स होगा। अगर मान लो a1 और a2 दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तब देन मोशन ऑफ पार्टिकल विल बी अलॉन्ग ए सर्किल, ठीक है, तब एक सर्किल के अलॉन्ग हो जाएगा। चलिए हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड कंपाउंड पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू एम जी एल साइन थीटा। रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा, टाउ की जगह हम लिखेंगे आई अल्फा, और यहाँ पे रिस्टोरिंग बोल रहे हैं तो यहाँ माइनस लगा देंगे एम जी एल साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स एम जी है एफ, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा है, तो एम जी एल साइन थीटा, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम जी एल आई साइन थीटा। तो यहाँ से इक्वेशन हमारी जो थी अल्फा डायरेक्टली माइनस थीटा, इसका मतलब ये एस एच एम करेगा, ठीक है। और ये जो आता है ये उसको हम पलट के लिख देते हैं, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी एल, आई इज इक्वल टू एम आई ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिसके लिए आई टेंजेंट हम लेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाई 3, आई इज इक्वल टू 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल पेंडुलम होगा तो वहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी एम एल स्क्वायर, तो यहाँ से या बॉब होगा तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन टाइम पीरियड। मास का इफेक्ट करेगा, कह रहे हैं इंडिपेंडेंट होता है। अगर सॉलिड बॉब हो और हेलो बॉब हो, मतलब सॉलिड बॉब है और वो टाइम पीरियड उसका T1 है, हेलो का T2 है, तो अगर हम दोनों कंपेयर करेंगे तो दोनों बराबर होंगे। ब्रदर बैठ के झूला झूल रहा था, उसका टाइम पीरियड T1 था, ब्रदर सिस्टर दोनों बैठ के झूल रहे हैं, उसका T2 होता है, इसका मतलब ये बराबर हो क्योंकि इंडिपेंडेंट है मास के ऊपर। बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एल, मीन्स बॉय सेटिंग है, बैठा है, तब टाइम T1 है, टाइम पीरियड T1 है, बॉय खड़ा हुआ है T2 है, तो अगर खड़ा होगा तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एल क्या होगा, छोटा हो जाएगा, तो टी बड़ा है T2 से। वाटर सैंड को ऐसे लटकाएं और उसको हम ऐसे ऐसे करवा रहे हैं, ठीक है, इसमें छेद कर दे रहे हैं। तो वाटर अगर गिरेगा तो पहले नीचे की तरफ आएगा सेंटर ऑफ मास, फिर ऊपर जाएगा। वाटर सैंड फॉल करेगा तो फर्स्ट जो है टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, क्योंकि नीचे आएगा तो सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, देन डिक्रीजेज, और फाइनली जब इसमें से सारी सैंड गिर जाएगी तो सेम हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे फिर टाइम पीरियड हो जाएगा। टी इज इक्वल टू 1 बाई रूट जी, जैसे क्लॉक के केस में जो पेंडुलम होते हैं, ठीक है, तो उनका क्लॉक के केस में अगर हम क्लॉक को ऊपर ले जाएं तो जी क्या करता है, ऊपर डिक्रीज करता है, तो फिर पेंडुलम क्या टाइम पीरियड जल्दी जल्दी चलेगा, इसका मतलब घड़ी गलत हो देगी टाइम, क्योंकि फास्ट हो जाएगी। नीचे ले जाएंगे तो भी वही होगा क्योंकि जी डिक्रीज करेगी। डेंसिटी का केस, क्योंकि जी जो होती है डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, तो सेम टू सेम डेंसिटी। लिफ्ट केस, ऊपर ले जाओगे तो रिएक्शन जी क्या होगा, जी प्लस ए होगा, नीचे ले जाओगे जी माइनस ए होगा, ठीक है। तो ऊपर ले जाओगे तो क्लॉक क्या करेगी, घटेगी, टाइम पीरियड मतलब फास्ट चलेगी, नीचे ले जाओगे क्लॉक स्लो चलेगी, ठीक है। कार केस, कार में भी जी मतलब किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, जनरली जो है क्या होता है जी इंक्रीज ही करता है, तो टाइम पीरियड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का केस कि किधर भाग रहा है, कि जी डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, इन सब केसों में मतलब हम देखेंगे जी पे क्या फ़र्क पड़ता है, जी इफेक्टिव क्या है, ठीक है। बात करते हैं लॉन्ग पेंडुलम। लॉन्ग पेंडुलम की बात करें तो यहाँ पे टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आर बाई आर प्लस एल, आर क्या है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इफ एल इज वेरी वेरी लेस देन आर देन टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है, क्योंकि एल जो होता है बहुत छोटा होता है, तो वहाँ पे टी बाई 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ये सेम होता है एज सिंपल बॉब जो लटकाते हैं उस टाइप का, ठीक है। इफ एल इज वेरी वेरी लेस देन 1 मतलब एल इनफाइनाइट हो, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ छोटी हो जाए तो टी आर इक्वल टू 2 पाई आर अंडर रूट आर बाई जी हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 86.84.6 मिनट और 1 आवर 24 मिनट 36 सेकेंड, ठीक है। आल्सो अप्लीकेबल एस एच एम ऑफ बॉडी इंटरनल ऑफ अर्थ, जब कहने की बॉडी हम अगर अर्थ में टनल कर दें तो उसके अंदर अगर हम कोई बॉडी को छोड़ दें तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती सेम रिजल्ट आएगा 1 आवर 24 मिनट 36 सेकेंड। इफ एल इज इक्वल टू आर देन टी 2 पाई अंडर रूट आर बाई 2 जी मतलब 1 आवर, ठीक है। कह रहे हैं रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर अगर पेंडुलम जहाँ से लटका रहे हैं उस धागे की लंबाई हो तो 1 आवर्स का टाइम पीरियड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एस एच एम ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई 2 एरो जी, ठीक, ये होता है। एम इज द टोटल मास ऑफ लिक्विड, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब। यहाँ पे दो हैं, ठीक है, यहाँ पे ये दो हैं तो यहाँ पे 2 एरो जी। और अगर सिर्फ फ्लोटिंग बॉडी की बात करूँ, ठीक है, किसकी, ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, तो
टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m a रोज, यहाँ पे एक है वहाँ पे 2 है, ठीक है। मोशन ऑफ बॉल इन हेमिस्फीयर, तो एल सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एल इज इक्वल टू r माइनस आर, ठीक है। ये जो r है, ठीक है, रेडियस है किसकी, हेमिस्फीयर उसकी बॉल की, और बड़का r क्या है, हेमिस्फीयर का रेडियस है, ठीक है। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट r माइनस r बाई जी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मास m क्या है, डूबा हुआ मास a रो जी, ठीक है। सेकेंड पेंडुलम, ऐसा पेंडुलम जिसकी टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा, टाइम पीरियड 2 सेकंड हो तो लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं स्प्रिंग पेंडुलम की, स्प्रिंग पेंडुलम या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के, ये हम क्या है, इसमें जो मास लटकाया गया के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ये टी जो होता है, ये जो होता है टाइम पीरियड और जो है इंडिपेंडेंट होता है जी के ऊपर, ठीक है। इसीलिए अब जो घड़ी बनाई जाती है वो स्प्रिंग पेंडुलम पे बेस्ड होती है, ठीक है। स्प्रिंग पेंडुलम या फिर मास स्प्रिंग, ठीक। अगर मान लेते हैं स्प्रिंग पेंडुलम विथ मास स्प्रिंग एम एस, अगर स्प्रिंग का भी कुछ मास हो, ठीक है, मान लो एम एस है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई प्लस ms/3 इंटू के, इसमें मास जोड़ देंगे ms/3 करके, ठीक है। और रिड्यूस मास, अगर मान लो दो मास हों आपस में ये जुड़े हों, ठीक है, स्प्रिंग से, तो क्या इसका मास हो जाएगा, तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के, म्यू क्या हो जाएगा, m1 m2 अपान m1 प्लस m2, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक। स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन करते हैं, अगर स्प्रिंग सीरीज में तो उनका के इफेक्टिव क्या हो जाएगा, तो 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, अगर ये पैरेलल में है दो से तो उसे के इफेक्टिव क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2, ये कंडीशन किस कंडीशन में है, ठीक है, ये भी पैरेलल में है, ठीक है, k1 इधर k2 इधर, तो ये पैरेलल की कंडीशन है, तो यहाँ पे के इफेक्टिव क्या हो जाएगी, k1 प्लस k2। चलिए कटिंग ऑफ स्प्रिंग कह रहे हैं, अब अगर जो है स्प्रिंग को ठीक अनसिमेट्रिकली कट कर दे रहे हो कई भागों में, तो के एल जो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है, k1 L1 इक्वल टू के एल, k1 क्या हो जाएगा अंडर रूट के समेशन एल एंड L2, ठीक है, ये हो जाएगा। मान लो स्प्रिंग को 3 भागों में काटा गया 1:3:5 के अनुपात में, तो k2 क्या हो जाएगा, सवाल पूछता है k2, ठीक है। तो पहले जो इसका वो था k, ठीक, वो मान लेते हैं 50 था, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ 5 3 8 1 9 9/3, ठीक है, ये कर देंगे, और पहले जो 50 था उसको 100 कर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि के एल है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफ स्प्रिंग कांस्टेंट के कट इनटू n इक्वल पार्ट, n इक्वल पार्ट में काटते हैं तो k2 इज इक्वल टू k1 इज इक्वल टू n के होगा, ठीक है, मतलब जितने पार्ट में तोड़ोगे उसके n गुना स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, एल इज द नेचुरल लेंथ। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी ऑफ बॉडी इन ए सिस्टम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हर जगह होती है हाफ mv², ठीक है। तो यहाँ पे हाफ m v क्या लगाएंगे, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर हम जानते हैं के स्प्रिंग कांस्टेंट के जो होता है या फोर्स कांस्टेंट इसे बोलते हैं m ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो ये होता है हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें यहाँ से, ठीक है, टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, चलिए पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की बात, ये बाद में बात करते हैं, ये हो गया इतना इतना तो समझ गए होगे। पोटेंशियल एनर्जी यूज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक। टोटल एनर्जी की बात करो तो ई इक्वल टू के प्लस यू, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ई हाफ के ए स्क्वायर, और हाफ के टोटल एनर्जी क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब हाफ के ए स्क्वायर, ये जो हाफ के ए स्क्वायर है हम कॉमन यहाँ से ले लें तो वो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, यहाँ पे ये हाफ के ए स्क्वायर करना, तो के ए स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो वही लिखा हुआ है ई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि वो पोजीशन बताओ जिसपे, ठीक है, के यू के बराबर होता है, ठीक। तो के बराबर यू कर दो e/2, ये कब होगा, एक्स बराबर एक्स इक्वल टू ए वाई अंडर रूट 2, निकाल लो क्या दिक्कत है, के और इसको बराबर करके एक्स और ए में संबंध निकाल लो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, के बराबर होता है के बराबर e/2 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी, ये होता है क्या उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में, ठीक है, u इक्वल टू e/2 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखें तो होता है e/2, ठीक है, और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी वो भी e/2 होता है, ई एवरेज ई के बराबर होता है, ठीक है। बाकी ई का फार्मूला हमें पता ही है क्या होता है 1/2 के स्क्वायर, तो ई की जगह अगर रख देंगे तो ये फिर
हम इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं 1/4 के स्क्वायर 1/4 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। इफ़ यू नॉट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट है तो यू एवरेज क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/4 के स्क्वायर प्लस यू नॉट, ठीक है। हम यू नॉट को ऐड कर देंगे। इसी तरीके से ई एवरेज क्या हो जाएगा 1/2 के स्क्वायर प्लस यू नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, पोटेंशियल क्या उसको बोलते हैं, ये है एनर्जी और ये है तुम्हारा एक्सिस, ठीक है। तो अगर मान लो क्या उसको बोलते हैं, ये एक ग्राफ है और एक ग्राफ ये है, तो ये ग्राफ किसका होगा, ये जीरो है, ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे कौन ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ऐसे ऐसे करके एक ग्राफ दे देते हैं, ऐसे करके पूछते हैं बताओ कौन सा ग्राफ है, ठीक है। ऊपर वाला ये कौन सा ग्राफ होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, क्योंकि ए पर मैक्सिमम है, ठीक। और ये कौन सी पोजीशन होगी जहाँ पे दोनों बराबर हैं, ये होगी a/√2, ठीक है। इस टाइप से हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वेव, वेव क्या होती है, ठीक है। वेव जो होता है, ठीक, वो डिस्टर्बेंस होती है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस जो प्रोपेगेट होता है स्पेस के अंदर। इसे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एनर्जी और मोमेंटम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, किसी विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, ठीक है। अगर हम वेव को क्लासीफाई करें, ठीक है, वेव को क्लासीफाई करें तो वेव को हम कई बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे मीडियम के बेसिस पे, ठीक है। तो मीडियम के बेसिस पे दो टाइप की होती है, मैकेनिकल वेव में मीडियम की ज़रूरत होती है, इसे बोलते हैं इलास्टिक वेव। नॉन मैकेनिकल वेव इसमें मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। वेव क्या करती हैं, वही मोमेंटम एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। ये तो तुम्हारा मीडियम के आधार पे हो गया, ठीक है। प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, कौन प्रोपेगेट करता है एनर्जी को, ठीक है। तो कौन सी प्रोग्रेसिव वेव जो होती हैं वो प्रोपेगेट करती हैं, और एक स्टेशनरी वेव होती हैं वो एनर्जी को प्रोपेगेट नहीं करती हैं, केवल मोमेंटम को प्रोपेगेट करती हैं। आगे चलते हैं। वाइब्रेशन ऑफ मीडियम ऑफ पार्टिकल, इसके ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से दो टाइप की होती हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में क्या होता है, जिधर वेव जा रही होती है उसमें पार्टिकल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर, ठीक है, मूवमेंट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल में, ठीक है, पार्टिकल वेव के डायरेक्शन में ही प्रोपेगेट करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमने बताया कि प्रोग्रेसिव, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये सब वेव होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल की बात अगर देखी जाए तो मैकेनिकल वेव में, ठीक है, साउंड वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव की बात करें तो लाइट वेव, एक्सरे, गामा रे, रेडियो वेव, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव तो समझिए क्या होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं, वेव इन स्ट्रिंग, ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव हो गया, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो वेव इन एयर, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, ये थ्योरी थी। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, y इज इक्वल टू होता है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो इस टाइप से होती है, y इज इक्वल टू जनरल फॉर्म, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस डेल्टा, डेल्टा इज द इनिशियल फेज, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस जो है, प्लस कब होगा, जब पॉजिटिव कब होगा, जब मूव करेगी नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस एक्स डायरेक्शन में। और नेगेटिव कब होगा, जब मूव करेगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये साइन होता है, बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे वाई क्या है, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ए एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, के प्रोपेगेशन कांस्टेंट, एक्स पार्टिकल पोजीशन, ये सब लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है होगी क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ठीक है। प्रोपेगेशन कांस्टेंट या फिर एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, के बराबर 2 पाई/λ। वेव नंबर क्या होगा, 1/λ। फेज की बात करो तो फेज क्या होता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी इक्वल टू 2 पाई/2 फॉर सेम पार्टिकल के लिए, ठीक है। डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई/λ फॉर 2 पार्टिकल के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर सेम फेज तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, L λ, ये होता है 0, एन की वैल्यू 0 1 2, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा सेम फेज। अपोजिट फेज में होता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n-1/2 λ, एन होता है 1 2 3, ठीक है। वेव इलास्टिक की बात करें तो वेव इलास्टिक क्या, तो वी बराबर ओमेगा बाई के, ठीक। इसे हम याद कर सकते हैं ओम कपूर, ठीक है, ओमेगा के और वेव इलास्टिक वी, ठीक है, स्टेप से। या फिर वी इक्वल टू ओमेगा बाई के कर सकते हैं बस, λ/t f λ,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? वी पी, वही पार्टिकल वेलोसिटी जो भी हमने एसएचएम पे पढ़ी थी, वी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और वी पी क्या हो जाएगा? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम रिलेशन देखें किसमें, पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में, तो क्या होगा? वी पी बाई वी इज इक्वल टू माइनस स्लोप, या फिर वी पी इज इक्वल टू माइनस वी स्लोप। कहने का मतलब जो है, वी पी बाई वी करोगे तो स्लोप निगेटिव आएगा। पार्टिकल एक्सेलरेशन की बात करो तो क्या होगा? ए पी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हो जाएगा, सिंपल ही है, वही पुराना वाला पीछे वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी जो होती है वेव की, वो डिफरेंट टाइप की वेव में क्या क्या होता है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव हम लोग देख रहे थे। ठीक, अब हम ट्रांसवर्स वेव में देखेंगे। velocity velocity of wave in a solid given as v is equal to under root eta by rho. Eta is the modulus of rigidity of solid, rho is the density of solid. velocity of transverse wave propagating along a stretch string के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है, उसमें velocity क्या होगी? तो v बराबर अंडर रूट टी बाई एम। ठीक है, और m को हम लिख सकते हैं क्या? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, और टी को स्ट्रेस भी लग सकते हैं, तो अंडर रूट स्ट्रेस अपॉन रो। जो ये यम है, ये है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एम बाई एल है, ये एम नहीं है, ये ए जो है वो है एम बाई एल। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत गलत होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव। ठीक है, तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ई बाई रो। ठीक, इज द इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, रो इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम। इलास्टिसिटी सॉलिड लिक्विड गैस की होती है, और डेंसिटी भी हम देखें तो, अगर वेलोसिटी की यहाँ से बात करें तो सॉलिड की सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगर सॉलिड की बात करें तो उसमें ये इलास्टिसिटी मॉडुलस क्या होता है? यंग मॉडुलस, और लिक्विड में बल्क मॉडुलस, और गैस में पी आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू, व्हेन सॉलिड इन द लॉन्ग फॉर्म, वाई वी इज इक्वल टू अंडर रूट वाई बाई रो, और लिक्विड और गैसेज हैं तो बी बाई रो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेज, न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन ने बताया था कि पी बाई रो होता है। आइसोथर्मल कंडीशन में वेव ट्रांसफर करती है, लेकिन लॉ ऑफ लाप्लास ने करेक्शन किया था, क्योंकि यहाँ पे एयर की अगर हम देख रहे थे तो आ रही थी क्या, उसको बोलते हैं 3279 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 279 होती नहीं, होती 300 के ऊपर। तो लाप्लास ने बाद में बताया कि ये साउंड जो है वो एडियाबेटिक फॉर्म में जा रही है। ठीक है, एनर्जी का कोई इधर उधर नहीं हो रहा है एयर फेर। तो उन्हें बताया वी इक्वल टू अंडर गामा पी बाई रो। ठीक है, तो यहाँ से गामा जो होता है वो डायटामिक का 1.4 होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इक्वल टू गामा आर टी बाई एम, और ये टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगी। ठीक है, कितनी बढ़ेगी? वी और टी इज इक्वल टू 3.332 प्लस 0.6 टी डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर स्क्वायर। मतलब इतना अगर बढ़ाओगे, जितने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने गुना 0.6 गुना ऐड करते जाना। ठीक है, प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट। ठीक है, प्रेशर के ऊपर ये वेलोसिटी का डिपेंड नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई अंडर रूट रो। तो रो जो होता है मॉइस्ट एयर का कम होता है, ड्राई एयर का ज़्यादा होता है, तो वी जो होगी मॉइस्ट एयर में ज़्यादा होगी ड्राई एयर से। इसलिए बोलते हैं बरसात में अगर धीरे से बोलो तेज से सुनाई देता है। ठीक, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, नो इफेक्ट, प्रेशर इसका इफेक्ट नहीं है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का है। ठीक है, अगर रिलेशन देखें स्पीड ऑफ साउंड इन गैस एंड आरएमएस स्पीड के अंदर, तो वी बाई वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट गामा बाई 3। ठीक है, अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस देखें तो वी इक्वल टू अंडर रूट गामा मिक्सचर आर टी बाई एम मिक्सचर। ठीक है, ये सब हम पढ़े थे हीट में। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एम मिक्सचर क्या होगा? M1N1 प्लस M2N2 अपन N1 प्लस N2। हमने बोला था Mn कांस्टेंट करना है। ठीक है, अगर यहाँ गामा निकालना हो मिक्सचर का तो कैसे निकालते हैं? हमने बताया था कि n बाई एन मिक्सचर अपन गामा मिक्सचर -1 कांस्टेंट करना है। तो N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट 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 अपन गामा मिक्सचर -1 इक्वल टू N1 अपन गामा -1 प्लस N2 अपन गामा 2 -1। ठीक है, अब बात करते हैं रो मिक्सचर। ये भी हमने वहाँ बताया था, रो भी कांस्टेंट करना है। तो रो मिक्सचर इज इक्वल टू रो 1 V1 प्लस रो 2 V2 अपन V1 प्लस V2। इफ मीडियम सेम हो देन वी कांस्टेंट गामा कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या होती है? ठीक, तो हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, श्रिल साउंड होती है फीमेल के अंदर। ठीक है, लो पिच लो फ्रीक्वेंसी की होती है, ग्रेव साउंड होती है मेल के अंदर। लाउडनेस की बात करें तो ये जो है लाउडनेस जो होती है वो डिसाइड करता है बीटा। बीटा फार्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू 10 लॉग बेस 10 आई अपान आई नॉट। ठीक है, तो आई का होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और आई नॉट मिनिमम इंटेंसिटी दैट कैन बी हियर्ड, जो हम सुन सकते हैं मिनिमम इंटेंसिटी।
ठीक है, कितनी उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड हियरिंग, कितनी हम सुन सकते हैं 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, 10⁻12 सोचिए। ठीक है, साउंड एट अपर रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड पेन, कितना अगर मान लो कितनी अपर रेंज तक सुन सकते हो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, और इस पर हमें पेन होने लगेगा। ठीक है, थ्रेशोल्ड हियरिंग की बात करें तो आई इज इक्वल टू आई नॉट। ठीक है, मतलब हम मिनिमम 10⁻12 सुनेंगे, तो बीटा 0 मतलब कोई लाउडनेस नहीं। अगर हम थ्रेशोल्ड की बात करें तो आई इज इक्वल टू होता है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो बीटा कितना हो जाएगा 120 डेसिबल। ठीक है, मतलब उस समय हमारा कान दर्द करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एनर्जी देखते हैं। प्रोग्रेसिव वेव का जो वेव होती है उसमें एनर्जी डेंसिटी, पावर, इंटेंसिटी, इन वेव फ्रंट, ये सब देखते हैं। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है हाफ के स्क्वायर होता है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा यू इज इक्वल टू ई बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो वहाँ से अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा को फिर से एक्सप्लोर कर देंगे, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो स्क्वायर, पावर क्या होता है ई बाई टी, तो यहाँ से ई के नीचे टी कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी बराबर हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी एस। ठीक है, फिर से ओमेगा को खोल देंगे तो 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी एस हो जाएगा। इंटेंसिटी की बात करते हैं तो आई इज इक्वल टू पी बाई एस, मतलब पी क्या है पावर अपान वो क्या उसको बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होता है, तो हम या फिर कह सकते हैं इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, या फिर पी बाई एस पावर बाई एस, तो ये हो जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। ठीक है, यहाँ से यस हटा देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। ठीक है, फॉर ए गिवन मीडियम, अगर हम बात करें फॉर ए गिवन मीडियम तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, और हमें सिंपली फॉर गिवन मीडियम एंड ए सोर्स, एक सोर्स और मीडियम के लिए आई जो होता है वो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी आई और एनर्जी डेंसिटी यू में, तो ये हो जाएगा आई बराबर यू वी। ठीक है, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी डिस्टेंस ऑफ टाइप ऑफ सोर्स। ठीक है, इसमें देखते हैं। ठीक है, अगर केस पॉइंट सोर्स हो पी हो तो हम इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा और उसकी इक्वेशन क्या कैसे लिखेंगे, तो आई इज इक्वल टू पी बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू क्या 1/r स्क्वायर, तो ए यहाँ से क्या हो जाएगा ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एट डिस्टेंस आर ए, जो इस पर डिपेंड करता है। इक्वेशन क्या हो जाएगी ए की जगह हम क्या लिख लेंगे ए बाई आर, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बाई आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, के आर एक्स नहीं आर क्योंकि आर पास है। ठीक है, इनके हिसाब सिलेंड्रिकल सोर्स तो 2 पाई आर एल होता है इसका एरिया, तो यह हो जाएगा आई बाई 1/r। ठीक है, तो ए क्या होगा कि ए स्क्वायर होता है तो 1/√r हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी वाई बराबर ए बाई रूट आर साइन ओमेगा टी माइनस के आर। ये क्वेश्चन से पूछे गए हैं। ठीक है, ये या कभी पूछ लिया गया बताओ इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, 2010 का क्वेश्चन है। इन केस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग पावर क्या होगा, ठीक है हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी एम, एम क्या है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये आपका केस है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का, और बाकी ऊपर वाले केस जो थे वो प्रोग्रेसिव वेव स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, कि डिपेंड करता है किस टाइप की वेव बनेगी, या फिर बीट बनेगी, स्टेशनरी वेव बनेगी, इंटरफ्रेंस होगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की वेव आपस में सुपरपोज करती हैं। ठीक है, जैसे स्टेशनरी वेव अगर हम बात करें कौन कौन सी वेव बनती है, एक स्टेशनरी वेव, बीट बनता है, इंटरफ्रेंस बनता है। ठीक, स्टेशनरी वेव में क्या होता है कि दो वेव जो होती हैं मीट करती हैं, कैसी सेम फ्रीक्वेंसी होती है, एम्पलीट्यूड सेम होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं, एक इधर से और एक इधर से। ठीक, जबकि अगर बीट और इंटरफ्रेंस कैसे बनता है, तो इसमें दोनों वेव जो होती है सेम डायरेक्शन में चलती हैं, लेकिन बीट में क्या होता है फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है, फ्रीक्वेंसी F1 और F2 होती हैं। ठीक है, नियरली इक्वल होती हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या होगा सेम होगा, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिफर करता है। ठीक, या फिर हम बोल सकते हैं इन जो ये होता है इंटेंसिटी, ठीक है वो डिफर करती है। इंटरफेरेंस क्या होता है इंटेंसिटी का डिफरेंस होता है, या फिर एम्पलीट्यूड का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव 3 टाइप की वेव्स बनती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टेशनरी वेव, ये क्या होती है, हमने बोला कि इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव की बात करें तो इफ रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम रिजिड बाउंड्री, मान लो इधर से कोई वेव गई, ठीक है इधर कोई बाउंड्री थी उससे टकरा करके फिर वापस वेव आई, तो ये डिपेंड करता है ये जो बाउंड्री ये कैसी है, रिजिड है ठीक है या फिर फ्लेक्सिबल है। अगर ये रिजिड होगी तो जब वेव इधर से टकरा कर वापस आएगी तो डिस्प्लेसमेंट फेज जो है वो चेंज हो जाएगा पाई, जबकि अगर हम प्रेशर फेज की बात करें तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर ये फ्लेक्सिबल हुई, ये बाउंड्री फ्लेक्सिबल हुई, तब जो है जो वेव रिटर्न होकर के आएगी उसका प्रेशर फेज चेंज हो जाएगा पाई, जबकि डिस्प्लेसमेंट फेज सेम रहेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं, जैसे इंसिडेंट वेव हमने डाला वाई बराबर वाई आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स।
ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जा रही थी। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड वेव की बात करें तो फेज चेंज हुआ कितना, पाई, और ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही, तो वाई बराबर वाई आर इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। माइनस इसलिए लगा है, एक जगह लगा है इसलिए क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्यों लगी, क्योंकि ये फेज चेंज किया है पाई के थ्रू, पाई मतलब तो माइनस आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगा, मतलब हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का वो देखेंगे। तो यहाँ रिजल्टेंट क्या होगा, वाई इज इक्वल टू ए के कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ए के क्या हो जाएगा, ए के एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट कितना होता है, दिस इज द 2a साइन के एक्स। ठीक है, बात करते हैं कहाँ पे नोड पड़ेगा, कहाँ पे एंटी नोड पड़ेगा। जब दो वेव आ रही हैं तो कहाँ पे नोड और कहाँ पे एंटी नोड पड़ेगा। तो नोड की बात करें तो वो पड़ेगा x इज इक्वल टू 2n लेमडा बाई 4। एन जो है वो है 0 1 2। ठीक, एंटी नोड की बात करें तो x बराबर 2n-1 लेमडा बाई 4। एन क्या है 1 2 3। अगर बात करते हैं नोड क्या होता है, तो एस जहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब ये दो वेव आ रही थी। ठीक है, जहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, दिस इज द नोड, और हाई प्रेशर होता है। जबकि एंटी नोड की बात करें, ये है एंटी नोड। ठीक, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों वेव के बीच में, और लो प्रेशर पे ये काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्लेक्सिबल बाउंड्री। तो प्रेशर चेंज पाई हमने बताया अभी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट फेज होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। इंसिडेंट क्या होगा, वाई आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। रिफ्लेक्टेड वेव उल्टा आएगी, तो वाई आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे माइनस नहीं, क्योंकि ये इसमें डिस्टेंस फेज पाई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे माइनस है क्योंकि ये उल्टी आ रही, मतलब एक इधर गई थी तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसी आएगी। ठीक है, तो रिजल्टेंट की बात करें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर साइन ओमेगा टी। ए आर क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और ये क्या होगा, ए के टू ए कॉस के एक्स। अगर हम नोट की बात करें तो ये क्या होगा, x बराबर 2n माइनस लेमडा बाई 4। एन की वैल्यू होगी 1 2 3। एंटी नोट की बात करें तो x बराबर 2n लेमडा बाई 4। एन की वैल्यू होगी 0 1 2 3। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये उल्टा होती है। ठीक है, किसकी, रिजिड की। ठीक, बाउंड्री से जो रिफ्लेक्ट होकर आती है। वहाँ यहाँ पे क्या है, वाई इज इक्वल टू ए आर साइन ओमेगा टी, वहाँ पे क्या है, वाई इज इक्वल टू ए आर कॉस ओमेगा टी। ठीक, और ये क्या है यहाँ पे ए आर टू ए कॉस ओमेगा के एक्स। वहाँ पे क्या है, ए आर इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स। ठीक है, और नोड और एंटी नोड भी रिवर्स हैं। आगे बढ़ते हैं कि स्टेशनरी वेव का एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो स्टेशनरी वेव का एग्जाम्पल, जैसे वाइब्रेशन होता है स्टेज स्ट्रिंग में। ठीक है, एक वाइब्रेशन स्टेज स्ट्रिंग की बात करें तो मान लो ये कोई स्ट्रिंग है, तो पहली बार ऐसे खींचे। ठीक है, तो ये एक लूप बना, मान लो फिर से डबल खींच दिए। ठीक है, तो इसमें दो लूप बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें ये इतना पार्ट क्या होगा, मान लो ये क्या होगा, ये है एल। ठीक है, अगर हम ऐसे देखें लेमडा के फॉर्म में तो ये इक्वल टू हो जाएगा लेमडा बाई 2, क्योंकि ये लेमडा बाई 2 है। ये एक ऐसे होता है लेमडा बाई 2, क्योंकि ये जो होता है, ठीक है, टोटल लेमडा होता है, तो ये कितना हो जाता है लेमडा बाई 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा टोटल लेमडा। ठीक है, तो एल बराबर यहाँ पे लेमडा, और यहाँ पे एल इज इक्वल टू 2 एल ए लेमडा बाई 2। ठीक, अगर हम एफ की बात करें, F1, तो फर्स्ट केस में F1 क्या हो जाएगा, ठीक, F1 क्या हो जाएगा, V अपान 2L, क्योंकि लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एल, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2L। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई लेमडा, तो ये आ जाएगा F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू, इसी तरीके से लिखेंगे V अपान एल। 2 बढ़ा देंगे तो अगर देखें तो ये क्या आया, 1 इधर 1 है, इधर 2 है, तो ये रेशियो क्या आएगा 1 F1 इज इक्वल टू F2। ये आएगा रेशियो 1:2:3, मतलब दैट इज द स्टेज स्ट्रिंग गिव बोथ ऑड एंड इवन हार्मोनिक। ठीक है, अगर हम इसका जनरल फार्मूला निकालें तो जनरल फार्मूला क्या होगा, एफ पी इज इक्वल टू पी अपान 2L अंडर टी बाई एम। पी क्या होगा 1 2 3 होगा। ठीक है, लेमडा पी क्या होगा लेमडा मतलब कितने लूप बनेंगे तो उसमें लेमडा क्या होगा 2L बाई पी। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं, और ये पी है क्या, फ्रीक्वेंसी नंबर, कितने फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये F1 है मतलब फ्रीक्वेंसी 1, हार्मोनिक नंबर। ठीक है, और नंबर ऑफ सेगमेंट और लूप ऑफ एंटी नोड। ठीक है, कितने सेगमेंट बन रहे हैं इसका नंबर है, इसमें एक है, और इसमें लूप कितने बन रहे हैं एक, और एंटी नोड कितना बना एक। अगर हम नंबर ऑफ नोड की बात करें तो एक नोड इधर बना, एक नोड इधर, नंबर क्या P+1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओवरटोन की बात करते हैं। तो ओवरटोन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नंबर -1, फ्रीक्वेंसी नंबर -1, दिस इज द ओवरटोन। आगे बढ़ते हैं, क्लोज्ड आर्गन पाइप। ठीक है, क्लोज्ड आर्गन पाइप। ठीक है, तो मान लो ये है, ये ऐसे। ठीक, ये कितना हुआ, आधा ही है, आधा का आधा है, तो लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू एल। ठीक है, और अगर ऐसे करोगे, ये आधा और ये पूरा। ठीक है, तो ये तुम्हारा लेमडा बाई 2, ये लेमडा बाई 4, तो 3 लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू एल। तो अगर हम यहाँ से लेमडा निकालेंगे तो एक बार क्या आएगा, F1 इज इक्वल टू आएगा, ठीक है, V अपान आपका 4L। दूसरा क्या आएगा F2, ठीक है, 3V अपान
4L, क्योंकि दूसरे में क्या था 4L/3, ठीक है। चलिए तो रेशियो क्या आ जाएगा F1 F2 का 1:3 मीन्स F1:F2:F3 इज इक्वल टू 1:3:5, दैट इज द ओनली ऑड हार्मोनिक पाए जाएंगे, ठीक है। अगर इसका हम जनरल फार्मूला देखा तो Fn इक्वल टू 2n-1 V/4L, ठीक। इस टाइप से हम देखते रहेंगे। n इज इक्वल टू क्या है 1 2 3, दिस द फ्रीक्वेंसी नंबर, जिस फ्रीक्वेंसी नंबर को कहे उसमें n यहाँ पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी नंबर किस में कैसे निकालना है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोट्स, इसमें नंबर ऑफ नोट्स एंटी नोट्स बराबर है तो n इक्वल टू नंबर ऑफ नोट नंबर ऑफ एंटी नोट। अगर हार्मोनिक की बात करें, किस हार्मोनिक की बात करें तो हार्मोनिक नंबर इज इक्वल टू क्या होगा 2n-1, ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल हार्मोनिक नंबर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम F1 की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हार्मोनिक आ रहे हैं, 1 हार्मोनिक आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिफ्थ हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, 1 हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। जबकि अगर यहाँ सेकंड फाउंड मतलब ऐड करोगे तो ये फ्रीक्वेंसी नंबर है, F2 इज द फ्रीक्वेंसी नंबर नॉट हार्मोनिक, हार्मोनिक ये होते हैं, ठीक। ओवरटोन फ्रीक्वेंसी नंबर -1 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसके लिए निकालेंगे, ठीक है, ओपन के लिए ऐसे करेंगे एक बार, ठीक है, तो L इज इक्वल टू क्या आएगा 2L, क्योंकि λ/2 है, ठीक है। और एक बार ऐसे करेंगे, ठीक, तो ये क्या आएगा, ये आपका यहाँ ये कट करो तो ये आएगा L इज इक्वल टू लेमडा, तो एक बार λ/2 एक बार λ/2, तो इस तरीके से ये आ जाएगा F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू V/2L, दूसरे में आएगा F2 इज इक्वल टू V/2V/2L, मतलब रेशियो क्या आएगा 1:2:3, मतलब बोथ ऑड एंड इवन हार्मोनिक पाए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगर इसका जनरल फार्मूला हम एक बना लें तो क्या बनेंगे Fn इक्वल टू NV/2L, n की बात करें तो n क्या होगा 1 2 3, फ्रीक्वेंसी नंबर होता है, ये हार्मोनिक नंबर, ठीक है। इसे फ्रीक्वेंसी नंबर या हार्मोनिक नंबर, ठीक है, हार्मोनिक नंबर और फ्रीक्वेंसी नंबर में फ़र्क होता है, ठीक है। ऊपर भी आपने देखा एन नंबर ऑफ नोड इक्वल टू एन नंबर ऑफ एंटी नोड n+1, क्योंकि नोड यहाँ पे एक है, एक फ्रीक्वेंसी नंबर में एंटी नोड कितने हैं 2 हैं, तो एक ऐड कर देंगे, ठीक है। ओवरटोन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी नंबर -1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंड करेक्शन की, ठीक, किसकी, इंड करेक्शन की, ठीक है। तो इंड करेक्शन क्या होता है 0.6 r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ पाइप, ठीक है। ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन ऑफ रॉड, और रॉड के अंदर वाइब्रेशन कर रहे हैं तो F इज इक्वल टू क्या होगा V/λ, ये तो जनरल फार्मूला होता है। यहाँ पे अगर हम देखें रॉड का केस, ठीक है, रॉड का केस देखें तो ये रॉड होती है, ठीक। और अगर इसको हम हिट करें तो ऐसे वाइब्रेशन निकलेगा, रॉड क्लैम्प्ड एट वन एंड, अगर वन एंड पे क्लैम्प्ड होगा तो ये ऐसे होगी, पहले हम देखेंगे रॉड क्लैम्प्ड एट वन एंड, तो ये ऐसे निकलेगा, ठीक। तो फंडामेंटल मोड फॉर फर्स्ट हार्मोनिक क्या होगा F1 इज इक्वल टू V/4L, ठीक, क्योंकि λ/4 इज इक्वल टू L। अगर तो F1 इज टू F2 क्या आएगा 1 3 5, मतलब ओनली ऑड हार्मोनिक्स आएंगे। जबकि रॉड क्लैम्प्ड एट मिडिल इस टाइप से होगा, ठीक है, मतलब मिडिल पे होगा तो ये ऐसे देगा, ठीक, ये क्लैम्प्ड है यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या है λ/2, तो λ/2 इज इक्वल टू है तो λ/2L, तो ये आएगा F1 आएगा V/2L, और ये आएगा F1 इज टू F2 1 इज टू 3 इज टू 5, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे भी क्या आया ओनली ऑड हार्मोनिक्स, ठीक है। बात करते हैं रेजोनेंस ट्यूब की, तो रेजोनेंस ट्यूब में क्या करते हैं कि ये मान लो एक रेजोनेंस ट्यूब है, ठीक, ये एक रेजोनेंस ट्यूब है, तो पहले पानी यहाँ तक भरे, ठीक है, फिर क्या किए नापे, ये बनाए, ठीक है, फिर दोबारा क्या किए यहाँ पे वो होता है क्या उसको बोलते हैं फॉर्क, उससे हम मारते हैं, तो ये होता है L1, ठीक है, और ये यहाँ पे पानी भरा रहता है। फिर दूसरी बात क्या करते हैं L को बढ़ा देते हैं नीचे तक के, ये पानी इधर भर दिए तो ये हो गया L2, अब फिर से एक बार फॉर्क को वो करते हैं तो ये ऐसे आ जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से केस होते हैं, ठीक। तो अगर हम यहाँ लेमडा निकालें तो लेमडा इक्वल टू 2h2/L2 - L1 लेमडा इक्वल टू 2 डेल्टा एल, डेल्टा एल कर देंगे L2 - L1 को, तो V अगर निकालें तो यहाँ से क्या होगा 2F L2 - L1 वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। जो L1 और L2 है इसमें लिक्विड फिल किया जाता है, लिक्विड पहले ज़्यादा फिल किया जाता है फिर कम फिल किया जाता है, ठीक। इंड करेक्शन की बात करें तो ये हो जाएगा L2 - 3L1/2, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें लेंथ ऑफ कॉलम एट nth रेजोनेंस करें, अगर nth रेजोनेंस हो रहा है तो कितनी लेंथ होगी कॉलम की, तो Ln इज इक्वल टू n-1 L2 - n-2 L1, ठीक है। ये हो गया। बात करते हैं बीट की, बीट में हमने बताया कि दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं, ठीक है, सुपर पोज करती हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चलती हैं, केवल और केवल क्या होता है डिफरेंस होता है किसमें फ्रीक्वेंसीज में,
ठीक है। तो अगर हम रिजल्टेंट वेव देखें तो आती है वाई इक्वल टू वाई आर साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी माइनस कास माइनस के एक्स। तो ये आपका ठीक है रिजल्टेंट वो आ जाती है, क्या उसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, तो ये अभी हमने बताया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई टी हो जाता है। फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो F1 प्लस F2 बाई 2 हो जाएगा। ए आर जो इसका रिजल्टेंट होता है वो क्या होगा 2a कॉस, ठीक है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, यहाँ पे माइनस हो जाता है ए आर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो एफ ए क्या हो जाएगा F1 डिफरेंस F2 बाई 2। ठीक है, बीट पीरियड क्या होता है, बीट पीरियड और बीट फ्रीक्वेंसी में अंतर है। ठीक, बीट पीरियड जो होता है वो होता है 1/F1 माइन डिफरेंस 1/F2, जबकि बीट फ्रीक्वेंसी होता है ठीक है F1 डिफरेंस F2। ठीक है, डिफरेंस है यहाँ पे। बीट विल बी डिटेक्टेड बाय हियर इफ ओनली इफ, अगर बीट तभी हम सुन सकते हैं जब उसकी फ्रीक्वेंसी जो हो 10 हर्ट्ज से कम या 10 के हर्ट्ज के बराबर हो तो। ठीक है, बात करते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करती है। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी प्रोंग को फिल करते हैं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। ठीक, और प्रोंग को लोड करते हैं वैक्स के थ्रू तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। अगर प्रोंग की थिकनेस बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, प्रोंग की लेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। अगर टेंशन बढ़ाते हो स्ट्रिंग के अंदर तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। ठीक ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स एक्स इज इक्वल टू एक्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एन ए है एक फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी है एन बी। ठीक है, तो उन्हें बता देते हैं कि शुरुआत में फ्रीक्वेंसी एक्स रही, फिर कह देते हैं कि अगर हम बी को बढ़ा ए को फिक्स कर देते हैं, मान लो ए को फिक्स कर दिए, फिर वो बोलते हैं हम बी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो एक्स भी बढ़ता है। अगर वो बोल देते हैं कि बी को हम फ्रीक्वेंसी बी को बढ़ाते हैं और एक्स भी बढ़ता है, ठीक है, तो आपको देखना रहेगा कि इन दोनों में से कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो बी को बढ़ाते हैं एक्स भी बढ़ता है, मतलब बी को इसमें बढ़ाएंगे एक्स भी बढ़ेगा, तो ये सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अगर एन ए इसमें बी को बढ़ाएंगे तो एक्स डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर बी को फिक्स रखते हैं ए को बढ़ाते हैं तो ऊपर वाली सेटिस्फाई होगी। एडजस्ट करो कंडीशन एंड वन फ्रॉम इफ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस दैट इज द वन फ्रॉम इज फिक्स्ड कर देते हैं, तो वहाँ से हम बीट निकालते हैं। लोग पढ़ते हैं इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं हाइगेंस वेव थ्योरी। हाइगेंस ने बताया था जो पॉइंट सोर्स होता है, ठीक है, वो लाइट को इमिट करता है वेव के फॉर्म में। ठीक, इसका जो एंड पॉइंट होता है फिर से एक नया सोर्स बना लेता है और वो फिर क्या करता है, इसी तरीके से इसका एंड पॉइंट फिर से नया सोर्स बनाए, इसी तरीके से लाइट इमिट होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी वाला जो होता है ये स्फेरिकल, ये जो होता है ये जो पॉइंट सोर्स होते हैं स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट बनाएगा इसके बाद ये इस टाइप से फिर रिएक्ट करेगा, ऐसे टाइप इस टाइप से हिट करेगा। ठीक है, समझ गए। तो ये पॉइंट सोर्स हुआ और ये एक वेव फ्रंट बना, यहाँ फिर से एक बनी, क्या उसको बोलते हैं वेव फ्रंट, तो इसे बोलते हैं क्या सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, और ये जो बना फिर से इसे बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंटरफेरिंग वेव। हमने पढ़ा था कि एक वेव दो वेव आपस में सुपर इम्पोज करेंगे जिनका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड या फिर हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी डिफर होगी। ठीक है, तो कौन कौन सी वेव, ये पहली वेव y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी, y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डेल्टा, डेल्टा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मस्ट बी कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं, y क्या होगा, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ठीक, a क्या होगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू a2 sin, ठीक है, डेल्टा अपॉन a1 प्लस a2 cos डेल्टा। थीटा क्या है, फाइनल फेज डिफरेंस। ठीक है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, क्योंकि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के, तो यहाँ से आई क्या होगा आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस डेल्टा। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का मतलब मैक्सिमा कहाँ होगा, मैक्सिमा सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पे होगी। ठीक है, तो डेल्टा एक्स उसके लिए होगा एन लेमडा, एन की वैल्यू क्या होगी 0 1 2। ठीक है, मैक्सिमा। ठीक है, और ए मैक्स क्या होगा a1 प्लस a2, क्योंकि वहाँ पे फेज डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा कास डेल्टा, कास थीटा जीरो होगा, मतलब जीरो कब होता है 90 पे। ठीक है, तो डेल्टा 90 पे होगा। ठीक है, ये आई क्या होगा अंडर रूट आई मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2। ठीक है, डिस्ट्रिक्टिव इंटरफ्रेंस की बात करो, ठीक है, तो डेल्टा एक्स क्या होगा एन माइनस मिनिमा, मिनिमा क्या होगा एन माइनस वन बाई टू लेमडा, एन की वैल्यू 1 2 3, ए मिनिमम क्या हो जाएगा ए माइनस a2 या फिर a1 डिफरेंस a2। ठीक है, अंडर रूट आई मिनिमम माइनस अंडर रूट आई वन प्लस माइनस अंडर रूट आई टू। ठीक है, अगर कहे कि ये कहे कि जो बताया रेशियो बताओ अंडर रूट आई मैक्स बाई अंडर रूट आई मिनिमम,
तो क्या हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस I2 अपान अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 A1 प्लस A2 अपान अंडर रूट A1 माइनस A2 या फिर A मैक्स अपान A मिनिमम। ठीक है, ए स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट I, जहाँ जहाँ A दिया है वहाँ वहाँ रूट I दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ A1 और A2 मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो तो एंड I1 I2 इक्वल टू I नॉट, देन तब क्या होगा, तो A इक्वल टू क्या होगा 2A कॉस डेल्टा बाई टू, जो ठीक है जिससे रिजल्टेंट वहाँ होता था क्या R इक्वल टू 2A कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, I क्या हो जाएगा I इक्वल टू 4I नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई टू। ठीक, यहाँ से अगर हम आई मैक्स की बात करें तो 4I नॉट, ठीक, आई मिनिमम की बात करें तो 0, क्योंकि आई मैक्स की बात करोगे तो ये 1, ठीक है, आई मिनिमम की बात करोगे तो ये 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई एवरेज क्या हो जाएगा आई मैक्स प्लस आई मिनिमम बाई टू, तो I1 प्लस I2। ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर विड्थ स्लिट बोले तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विड्थ स्लिट। आई जो होती है विड्थ स्लिट, स्लिट की विड्थ जो होती है लंबाई वो डी उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, कह रहे हैं कि ये S1 है S2 है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्क्रीन है, यहाँ से इसकी लंबाई d है, बढ़ती d, ठीक, इसकी डिस्टेंस दो सोर्स के बीच की डिस्टेंस d होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक निकलती है वेव, एक यहाँ से निकलेगी, स्क्रीन पे बनाएगा एक फ्रिंज, ठीक है, एक फ्रिंज। ठीक, तो अगर देखें ये क्या होगा वाई, ये क्या होगा वाई, और समझ गए, आगे बढ़ते हैं। डी कैपिटल डी स्मॉल वाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई डी बाई डी। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज के लिए मतलब मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स क्या होगा एन लेमडा, और डार्क फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स क्या होगा एन माइनस वन बाई टू लेमडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोजिशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज कहाँ कहाँ बनेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मतलब, तो y इक्वल टू हम लिखेंगे एन डी लेमडा बाई डी, और डी लेमडा बाई डी क्या होता है W फ्रिंज की विड्थ होती है। ठीक, n क्या होगा 0 1 2 3, n इक्वल टू 0 का मतलब होगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और n 1 2 3 का मतलब होगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज रिस्पेक्टिवली, जितना भी हो। ठीक, डार्क पोजिशन ऑफ डार्क ब्राइट फ्रिंज डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, तो y की वैल्यू क्या होगा n माइनस वन बाई टू डी लेमडा बाई टू डी, या फिर n माइनस वन वन बाई टू डब्लू ब्राइट फ्रिंज विड्थ होती है n इक्वल टू 1 2 3, ऊपर क्या था 0, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो, सेंट्रल डार्क फ्रिंज नहीं बनती है। ठीक, n 1 2 3 क्या होगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज। अब सवाल आता है इफ टू फ्रिंज कॉन्साइड, ठीक है, तो y मान लो m ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज कॉन्साइड करती हैं, तो वाई एम इज इक्वल टू वाई एन, इस टाइप से लिख सकते हैं, या ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंज क्या होगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई एम माइनस वाई एन। ठीक है, एम क्या होगा बड़ा होगा एन छोटा होगा इस वाले इक्वेशन में। ठीक, इसीलिए डिफरेंस लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फ्रिंज विड्थ अभी बताया, फ्रिंज विड्थ क्या होता है डी लेमडा बाई डी, एंगुलर विड्थ क्या होती है लेमडा बाई डी डब्ल्यू बाई डी अपान लेमडा बाई डी, बढ़ डी उससे हट जाती है एंगुलर विड्थ से। इफ ऑपरेटस इज इमर्ज इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, देन न्यू फ्रिंज क्या हो जाएगी। ठीक है, तो लेमडा डैश यहाँ लेमडा चेंज हो जाएगा, तो लेमडा डैश क्या होगा लेमडा बाई म्यू, तो यहाँ नीचे फ्रिंज विड्थ हो जाएगी डब्ल्यू बाई म्यू या फिर डी लेमडा बाई डी म्यू। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफ्रेंस फ्रिंज टू बी सीन, कहने की वो कंडीशन कौन सी है जिसमें फ्रिंज दिखाई ही देगी। ठीक है, दिखाई दे, नेसेसरी हो कौन सी कंडीशन है, तो एस क्या साइज ऑफ विड्थ ऑफ सोर्स। ठीक, इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड प्लेन ऑफ स्लिट। ठीक है, छोड़ देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ, अगर मान लो ये आपके सोर्स थे इस टाइप से, ये ऐसे जा रहा था, उसके बाद ये ऐसे जा रहा था। ठीक, इस यहाँ पे एक और रख दिया जाए, क्या उसको बोलते हैं, कुछ रख दिया जाए मान लो, तो क्या होगा ऑप्टिकल पाथ म्यू टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एल क्या हो जाएगा म्यू टी, तो इंक्रीज इन पाथ म्यू माइनस वन इंटू टी, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज कितना शिफ्ट कर जाएगी फ्रिंज इस केस में। ठीक है, इस केस में शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज, तो पाथ डिफरेंस वाई डी बाई डी माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी, तो शिफ्ट क्या हो जाएगा डी बाई डी म्यू माइनस वन इंटू टी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। या फिर नंबर ऑफ फ्रिंज कितनी शिफ्ट करेंगी, शिफ्ट अपॉन फ्रिंज विड्थ। ठीक है, पूछे कि कितने नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट कर गई, तो ये शिफ्ट अपॉन नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ निकाल लेंगे, तो म्यू माइनस वन इंटू टी अपॉन लेमडा। फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू इक्वल टू डी लेमडा बाई डी। ठीक है, इस टाइप से डी लेमडा बाई डी ऐसे निकालेंगे, और ये शिफ्ट होगा तो नंबर ऑफ फ्रिंज कितनी शिफ्ट हुई पता चल जाएगा। ठीक है, ये जब कोई पाथ में ऑप्टिकल चीज़ रख देते हैं, जैसे ये इस टाइप से जा रहा था, ये दोनों सोर्स थे, ये स्क्रीन थी, तो यहाँ पे हमने एक और रख दिया ऑप्टिकल कांच रख दी, शीशा रख दिया, कुछ भी रख दिया तो। ठीक है, बात करते हैं डॉपलर इफेक्ट की। डॉपलर इफेक्ट, ठीक, डॉपलर इफेक्ट वैसे तो कोर्स से हट गया है, फिलहाल हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ साउंड का डायरेक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सोर्स इधर जा रहा है और ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। सोर्स की वेलोसिटी वी एस, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वी नॉट ऑब्जर्वर की। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी एफ जनरेट करता है सोर्स, और ये उसको सुनाई देता है एफ डैश, और ये इसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड है वी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस इफ एनी वन अपोजिट वी टेकन पॉजिटिव इन फार्मूला। ठीक है, वी टेकन पॉजिटिव इन फार्मूला इफ एनी वन स्टेशनरी रिमूव फ्रॉम फार्मूला। अगर कोई कहे कि ये चल नहीं रहा, रुका हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, वी नॉट को जीरो कर देंगे, तो आएगा वी बाई वी माइनस वी एस। ठीक है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में से जा रहा है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कर देंगे, वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। ठीक है, तो इस टाइप से यही फार्मूला हमें याद करना है, वेयर लेमडा बराबर वी बाई एफ रियल वेवलेंथ। ठीक है, नो चेंज इन वेवलेंथ ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के मोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर कंसीडर्ड। मान लो ये सोर्स है, ठीक है, और यहाँ कहीं ऑब्जर्वर है। ठीक, ऑब्जर्वर है, तो हम इसको लाइन ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और ये इधर की तरफ मान लो जा रहा है। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट जो इधर की तरफ आएगा उस वेलोसिटी को हम लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हट गया है तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं, इनको ये जो बेसिक फार्मूला था वो ये था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये केस देख सकते हो, ये केस इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मान लो ऑब्जर्वर सोर्स इधर की तरफ जा रहा है, ठीक, और ऑब्जर्वर भी इधर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे एक, ठीक है, क्या ये बाउंड्री है, मान लो रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर की वेलोसिटी वी आर है। ठीक, ये भी इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर को कितना रिफ्लेक्ट होके जो साउंड आएगी सुनाई देगी, कितनी सुनाई देगी, तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस, वी प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी आर, सॉरी वी प्लस वी, ये एक बार वी माइनस वी आर अपॉन वी माइनस वी एस, और एक बार वी प्लस वी ओ अपॉन वी प्लस वी आर इज द रिफ्लेक्टर वेलोसिटी। इसमें से अगर रिफ्लेक्टर ना चल रहा हो, ये ना चल रहा हो, तो वी आर जीरो कर देंगे, इसमें से ये ना चल रहा हो तो ये जीरो कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से बोलते हैं। ठीक है, अगर वी नॉट इज इक्वल टू वी एस इज इक्वल टू वी सी, ठीक है, वी सी मतलब एक वेलोसिटी वी सी रख दिए, और वी आर इज इक्वल टू जीरो, देन एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी प्लस वी नॉट माइनस वी सी अपॉन वी माइनस वी सी। ठीक है, तो दो चीज़ें हम देख लिए इसमें। तीसरी चीज़ डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट की बात करते हैं। अगर इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें हम देखते हैं कि सोर्स और ऑब्जर्वर आपस में अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो वेवलेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब अगर वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो शिफ्टिंग किधर होगी, ब्लूथ शिफ्ट होगी, ब्लूथ की शिफ्टिंग होगी। जबकि अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, मतलब ये सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो क्या होगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज तो वेवलेंथ इंक्रीज। ठीक है, तो शिफ्ट किधर होगी, शिफ्ट रेड लाइट होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होगी, तो रेड दिखाई देगा। ये क्या है, लाइट का है, ये लाइट, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये फार्मूले जो है वो नहीं याद करने हैं। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना है, ये वाला जो हमने बताया अभी। ठीक है, जो जो इसमें बताएं, क्योंकि ये डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन जो होता है एट सिंगल स्लिट। ठीक है, फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन, फ्रॉनहोफर ने बताया था कि सोर्स और स्क्रीन जो होते हैं बहुत लार्ज होते हैं, इसमें हम डिफ्रेक्शन देखने के लिए कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक, उसमें एक अपर्चर होता है, स्लिट होती है, जिसकी जो होती है विड्थ डी होती है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ मिनिमा, मिनिमा कहाँ पोजीशन करती है, डी साइन थीटा। ठीक है, प्लस माइनस एन लेमडा, एन इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, पोजीशन फॉर मिनिमा डी साइन थीटा 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू
थीटा, तो एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा बाई डी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो, एन लेमडा बाई, आल्सो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो वाई बाई डी, ठीक, थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी, तो यहाँ से वाई बाई डी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा बाई डी, तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस एन डी लेमडा बाई डी, और ये प्लस माइनस एन डी लेमडा किसके लिए है, मिनिमा के लिए है, पोजीशन ऑफ मिनिमा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटेंसिटी कवर बाई फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन, तो इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा की क्या होगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, ये क्या है 2/2n+1 पाई का होल ऑफ स्क्वायर, आई नॉट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू आई नॉट बाई 22, जबकि इंटेंसिटी ऑफ सेकंड मैक्सिमा I2 इज इक्वल टू आई नॉट बाई 61, एन की वैल्यू 1 रखोगे पहले, फिर एन की वैल्यू क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, ठीक है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या हो जाएगी, ठीक है, तो हो जाएगा 2 डी लेमडा बाई डी, ठीक है। वाई क्या है यहाँ से, डिस्टेंस, वाई क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ओ एंड फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, सोर्स से, ठीक, और डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन, ठीक, और डी क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट, इन जनरल डी इज इक्वल टू एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस एज इट हेल्ड वेरी क्लोज टू द स्लिट, ठीक है। एंगल ऑफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ, तो ये होगा एंगुलर विड्थ 2 आई बाई डी, 2 लेमडा बाई डी हो जाएगा, ठीक है। फ्रिंज विड्थ की बात करोगे तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव मैक्सिमा, ब्राइट फ्रिंज और मिनिमा डार्क फ्रिंज इज नोन एज फ्रिंज विड्थ, तो यहाँ से ओमेगा नॉट इज इक्वल टू डी लेमडा बाई डी अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो आल्सो क्लियर दैट विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो होती है वो 2 टाइम्स होती है फ्रिंज विड्थ के, ठीक है। यहाँ से ग्रेटर द वेवलेंथ अगर होगी तो greater the wavelength then higher degree will be the diffraction, तो अगर हम बात करें लेमडा साउंड का, ज़्यादा होता है लेमडा लाइट से, तो डिफ्रेक्शन मोर इजीली होगा ऑब्जर्व इन साउंड एज कम्पेयर टू द लाइट। चलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की बात करो तो इफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट होती है तो इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है हाफ, ठीक है। मतलब अगर कोई अनपोलराइज लाइट है उसकी इंटेंसिटी आई है और ये फर्स्ट बार गई है, ठीक है, तो आई नॉट बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लेन पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है, थीटा पी क्या है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ब्रीवर्स लॉ बोलता है कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा पी, ठीक है। थीटा पी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से ये है, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे गया और फिर रिफ्लेक्ट किया इधर की तरफ, तो ये क्या होगा थीटा पी, ठीक है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। और ये नीचे की तरफ क्या होगा थीटा आर, ये थीटा आर, ये थीटा, ये वाला थीटा आर, ये रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो थीटा पी प्लस थीटा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये नहीं है, ठीक, 90 डिग्री, ठीक। तो ये होगा अगर मान लो कभी तुम्हें रिफ्लेक्शन ये थीटा आर दे दे तो थीटा पी निकालने के लिए हम 90 माइनस थीटा आर कर देंगे, ठीक है। मोलस लॉ क्या होता है, मोलस लॉ वो कहता है कि जैसे ये अनपोलराइज लाइट है, ठीक, अनपोलराइज लाइट है, ये पोलराइजर रखा था, ठीक, इससे पास किए, ये पोलराइज लाइट हो गई, ठीक है, तो इंटेंसिटी आई नॉट हो गया, आई नॉट क्या होगा आई बाई 2, ठीक है, एम्पलीट्यूड ए नॉट हो गया। फिर क्या कि दूसरा एक एनालाइजर रखा है कितने पे, थीटा पे, इससे एंगल जो है इससे ये एंगल थीटा पे रखा हुआ है, तो फाइनल इंटेंसिटी आई क्या होगा, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू होगा आई नॉट कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो आई नॉट कितने होगा आई बाई 2 जो भी होगा, ठीक है। जब यहाँ फाइनल पे पहुँचोगे तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आई नॉट आई रहेगी उसकी बात करेगा वो, ठीक है। आई नॉट इक्वल टू के स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, ठीक है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये था मोलस लॉ, ठीक। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे आई नॉट है और इसका ये थीटा 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन आई इज इक्वल टू 0, मीन्स अगर ये 90 डिग्री पे ये ऐसे रखा है और ये ऐसे रखा है, ठीक है, इसके 90 डिग्री पे, तो इधर कोई भी इंटेंसिटी लाइट की नहीं दिखाई देगी, ठीक, ये था मोलस लॉ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइट, ठीक, ये क्या है, ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ से कोई लाइट आई इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और यहाँ गई है रिफ्लेक्टेड रे, और दिस अगर ये इधर गई तो रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड, ठीक है। चलिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, बोलते हैं इसमें कि इंसिडेंट रे नॉर्मल और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे ये सेम प्लेन में होते हैं, और ये जो एंगल उनका होता है आई और आर,
ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, हाँ ठीक है। हम बात करते हैं कि डेविएशन प्रोड्यूस ड्यू टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कितना डेविएशन हुआ। इधर ये जा रही थी इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ, और कहीं कहाँ इधर की तरफ, डेविएशन कितना हुआ, इतना। तो टोटल कितना है 180, तो 180 डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस आई आर, तो ये हो जाएगा आई आर बराबर है, तो डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i इज इक्वल टू 180 माइनस 2r, ठीक है। यहाँ पे ग्लास एंगल के बारे में लिखा है वो आप छोड़ देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टू फाइंड। अब हम इमेज की बात करते हैं, इमेज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो टू फाइंड द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म देयर आर द टू प्लेन मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर, क्या दो प्लेन मिरर को एंगल थीटा पे हम लोग सेट करते हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस हमें कैसे दिखाई देंगी, कितनी दिखाई देंगी, ये बात पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है इफ़ 360 थीटा इज इवन नंबर, हम मान लेंगे 360 अपान थीटा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो एक्स की अगर वैल्यू क्या है, इवन है, इवन, तो n is equal to x minus 1 means 360 by theta minus 1 for all positions. If 360 by theta is odd number, then अगर ये odd है तो n is equal to x minus 1 कब, if object on the bisector of mirror, मतलब ये एक मिरर है, ये मिरर है, तो बीच में रखा हो तो x माइनस 1 या फिर 360 बाई थीटा माइनस 1 होगा, ठीक है। अगर ये बाइसेक्टर के अलावा इधर उधर कहीं रखा है तो फिर n इज इक्वल टू एक्स के बराबर होगा। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर देन मिरर इज एसिमेट्रिकल पोजीशन देन n इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि x की वैल्यू मान लो किस में आया, फ्रैक्शन में आया, ठीक। x इज इक्वल टू कुछ भी आया, मान लो 3.6, ठीक है। तो हम सिर्फ उसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। जो इंटीग्रल पार्ट होगा वही नंबर ऑफ इमेज होगा। तो इफ 360 बाई थीटा इज फ्रैक्शनल देन द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। कह रहे हैं कि दो मिरर हैं आपस में पैरेलल हैं, तो उनके बीच कितनी इमेज बनेगी, तो हम 360 बाई थीटा निकालेंगे। ये कितना आएगा, इनफाइनाइट मीन्स n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सो इनफाइनाइट इमेज विल बी फॉर्म्ड विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, ठीक है। अब एक फिर सवाल है कि अगर मान लो कोई इंसान है, ठीक है, कहाँ खड़ा हुआ है, कमरे के सेंटर पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और जो छत है, रूफ, और दो एडजेसेंट वाल, जो दो बगल की दीवारें क्या हैं, मिरर हैं, तो मतलब 3 मिरर हो गए। तो 3 मिरर में से कितनी, ठीक, इमेज कितनी इमेज बनेगी, टोटल 7 इमेज बनेगी, और दिखाई कितने देंगे, 6, ठीक है। सिंपली याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मान लो ये सरफेस है, नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड है। मान लो इसको हम रोटेट करते हैं ओमेगा से, ठीक है। इसको मिरर को फिक्स रखते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से क्या करेगी, रोटेट करेगी, ठीक है, सेम एंगल पे, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं। मिरर इज फिक्स्ड एंड इंसिडेंट रे इज फॉर्म्ड टर्न थ्रू सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, then reflected ray turn in opposite direction through same angle with same angular velocity ओमेगा। आप कह रहे हैं अगर जो है, ठीक है, कह रहे हैं कि जो है इंसिडेंट रे फिक्स कर दिए, ठीक है। इफ कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड द मिरर इज रोटेटेड एट एंगल थीटा विद सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कह रहे हैं मिरर को रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से और एंगल थीटा पे, तो जो रिफ्लेक्टेड होगी ये 2 थीटा पे चली जाएगी और ये 2 ओमेगा से क्या करेगी, रोटेट करेगी। देन द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेटेड 2 थीटा विद एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर कोई आदमी है अपना इमेज देखना चाह रहा है, फुल इमेज, ठीक है, तो उसके लिए कितने हाइट के मिरर की आवश्यकता है, ठीक है। तो कितने हाइट की, मान लो मिरर आदमी का जो हाइट है, हाइट ऑफ पर्सन HP है, और उसके आँख से पैर तक की हाइट है HE, ठीक है। तो जो हाइट ऑफ मिरर होगी HP/2, और हाइट और कितने नीचे से कितनी ऊंचाई पे लगाएंगे मिरर को, HE/2 पे, ठीक है। ये हाइट ऑफ मिरर है, और ये नीचे से मतलब जो सरफेस है, सरफेस से कितनी ऊंचाई पे इसको लगाएंगे मिरर को कि दिखाई दे हमें, ठीक है, पूरा फुल फोटो। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पीछे एक वॉल है मतलब दीवार है, और इधर एक दीवार है, अगर हम पीछे वाली दीवार को देखना चाहते हैं, ठीक है, ये वाला हम खड़े हैं और ये इधर की तरफ खड़े हैं, ठीक है। तो इसमें मिरर लगाएंगे, कितना बड़ा मिरर लगाएंगे, 1/3, ठीक है, कितने, 1/3 हाइट का, हाइट ऑफ वॉल, ठीक है, हाइट ऑफ वॉल, ठीक। तो हमें दिखाई देगा, कितने ऊपर लगाएंगे ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो टू सी ए कंप्लीट वॉल बिहाइंड हिमसेल्फ ए पर्सन रिक्वायर ए मिरर एट लीस्ट 1/3 हाइट ऑफ वॉल एंड ही मस्ट बी इन मिडल ऑफ वॉल एंड मिरर, ठीक है। कहाँ पे आदमी रहेगा, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है।
चलिए बात करते हैं हाइट ऑफ मिरर क्या होगा, HW/2a। ठीक है, कितने ऊपर लगाओगे, H डैश इज इक्वल टू 1 + a/2a+a इंटू हाइट ऑफ आई। ठीक, a इज इक्वल टू x/i, और x/y क्या होता है, मान लो ये वॉल है, ये पर्सन है और ये मिरर है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस x और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस y। ठीक है, सब कुछ पता चल गया। चलिए इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। कैसी, डिमिनिस्ड। ठीक, इन्वर्टेड और रियल। अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इन्वर्टेड रहेगी, रियल रहेगी, सेम हाइट की। मैग्नीफिकेशन क्या होगा, -1। ठीक है, अब बात करते हैं अगर ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पे, फोकस पे, तो फिर इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे। कैसी होगी, रियल होगी, इनलार्ज होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, अगर इमेज है इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे के बीच में, ठीक है, तो इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फाइनाइट के बीच में। ठीक है, और ये कैसी होगी, ये होगी आपकी रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तो इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, इनलार्ज, इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस और पोल के बीच में तो इमेज बनाएगी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, कैसी, विजुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, सीधी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको याद करने के लिए आपको पता ही है कैसे याद करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हो गया। ठीक, यहाँ पे फोकस हो गया, ये आपका क्या उसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इनफाइनाइट। तो यहाँ बड़ा, यहाँ बराबर। ठीक है, यहाँ एक और एक यहाँ। ठीक है, यहाँ बीच में ऐसे कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी ऐसे ऐसे हो गया, इस स्टेप से बनेंगी। ठीक है, ये आपकी रहेंगी। ये अगर मान लो ये इमेज है तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ये इमेज होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसका जो है कह रहे हैं अगर इसके इन फ्रंट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो कहाँ पे बनेगा, बिटवीन फोकस और पोल के बीच में। अगर इनफाइनाइट पे रखा है तो फोकस पे इमेज बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, विजुअल और इरेक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी मैग्नीफिकेशन की तो वेरी वेरी लेस देन +1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिरर इक्वेशन। ठीक है, तो मिरर इक्वेशन क्या होता है, 1/f=1/u + 1/v। यहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ, ये होती है r/2। r क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे बढ़ते हैं, अगर हम साइन कन्वेंशन लेते हैं, ठीक है, मान लो ये इधर से लाइट आ रही है तो इधर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होगी। इस साइड अगर लाइट जा रही होगी, ठीक है, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, इस साइड नेगेटिव। ठीक है, साइन कन्वेंशन हो गया। जो निकालना होगा हमको उसका साइन फार्मूले में नहीं लेंगे। ठीक है, बाकी सबका साइन लेंगे। ठीक है, फोकल लेंथ जो होती है कॉनकेव मिरर के लिए वो होती है पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। एक बार चेक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर क्या होगा मिरर का, पावर P इज इक्वल टू -1/f इन मीटर, यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू डायोप्टर डी। मैग्नीफिकेशन की बात करें तो इमेज का साइज अपन ऑब्जेक्ट का साइज इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं m इज इक्वल टू h ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m पॉजिटिव होगा मतलब इमेज इरेक्ट होगी, m नेगेटिव होगा मतलब इमेज इन्वर्टेड होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन मतलब ये इस तरीके से कोई इमेज है, ये आपका ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगी, -v/u, या फिर हम लिख सकते हैं -v-f/f, ये इज इक्वल टू -f/u-f। ठीक है, और mt इज इक्वल टू क्या होगी, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई में। ठीक है, तो लंबाई में एक यहाँ होगा, मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है तो u1 u2, तो ये होगा v1 v2।
तो इस प्रकार से हम m लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल का v1 माइनस वी टू अपान u1 माइनस u2, या फिर हम इसको बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में डेल्टा v बाई डेल्टा u। अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो v और u सेम हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी यू, या इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू का होल ऑफ स्क्वायर, या फिर माइनस एम टी का स्क्वायर। ठीक है, बात करते हैं कि कई अगर मान लो एक से ज़्यादा ऑप्टिकल डिवाइसेज हों, एंड मोर देन वन ऑप्टिकल डिवाइसेज हों, तो हम मैग्निफिकेशन, नेट मैग्निफिकेशन कैसे पता करेंगे, तो साइज ऑफ फाइनल ऑब्जेक्ट अपन साइज ऑफ इनिशियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होगा, या फिर एम नेट इज इक्वल टू होगा m1 क्रॉस m2 क्रॉस m3। ठीक है, बात करते हैं न्यूटन्स फार्मूला की। ठीक, तो ये आपका हुआ कॉनकेव मिरर। ठीक है, मान लो न्यूटन्स ने क्या बताया था कि ये है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक, ये है फोकस। ठीक, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई इमेज बना। ठीक, ऑब्जेक्ट ये इमेज है, तो फोकस और ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस लिया था एक्स, इमेज की एक्स आई, और फोकस और ऑब्जेक्ट का ये था एक्स ओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो फोकल लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू एक्स आई। ठीक है, इनने बताया था न्यूटन ने। बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन इज द, क्या होता है, रिफ्रैक्शन को पढ़ने से पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है म्यूजिक एम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सी इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है, अगर कहीं लिखा है म्यू टू 1, तो म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये इसका मतलब है। ठीक है, अगर लिखा है म्यू 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इसका मतलब म्यू 1 अपान म्यू 2, और म्यू क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान वी, तो वी टू अपान वी 1। इसी तरीके से म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, म्यू 2 अपान म्यू 1 इज इक्वल टू वी 1 अपान वी 2। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपान म्यू 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इस तरीके से हम बोल सकते हैं म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, म्यू 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, म्यू 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। म्यू जो होता है 1 अपन टेम्परेचर के होता है, डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपन टेम्परेचर। म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, टेंसर क्वांटिटी होता है। म्यू एयर के लिए 1 होता है, वैक्यूम के लिए 1 होता है। बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इधर हो गया सब। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है कि ये आपका सरफेस है, और यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे आई और इधर की तरफ रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक, ये आपका θ1, ये आपका θ2। ठीक है, तो म्यू साइन θ1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब इधर का म्यू और इधर का म्यू, ये 1 है ये 2 है, तो यहाँ से म्यू 1 साइन θ1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन θ2। म्यू लेमडा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं, म्यू एम अपॉन लेमडा एम इज इक्वल टू म्यू एयर इंटू 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट क्या होती है, लेटरल शिफ्ट। ठीक है, बात करते हैं शिफ्ट की। तो शिफ्ट क्या होता है, मान लो ये एक स्लैब है। ठीक, ये स्लैब है, ये यहाँ से कोई इंसिडेंट हुई। ठीक, यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे फिर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ये कोण आई। ठीक, कोण आर। अब यहाँ पे भी क्या होगा, आई होगा। ठीक, ये आई होगा। अब इसको जाना चाहिए था इधर की तरफ, और ये गई है इधर की तरफ, ये इधर की तरफ। इसे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, इसे बोल सकते हैं हम डी इज द लेटरल शिफ्ट। ठीक है, अब सवाल ये है कि हाँ, पहली चीज़ जो ये वाली है, और ये जो आपकी इमरजेंट है, कह रहे हैं कि इमरजेंस रे जो होती है इंसिडेंस रे के पैरेलल होगी। ठीक है, तभी ये नॉर्मल से हम बोलते हैं कि ये कोण आई होता है इधर। ये होता है लेटरल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट, कब, जब इधर का मीडियम सेम हो तब। ठीक है, अब अगर मान लो ये इस तरीके से ना, तो इसका जो है लेटरल शिफ्ट कितना होगा, डी बाई टी इज इक्वल टू साइन आई माइनस आर अपान कॉस आर। तो डी इज इक्वल टू होगा आई टी और फिर 1 माइनस 1 बाई म्यू। ठीक है, अब मान लो इस तरीके से ना हो करके ये ऐसे होती, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें अपेरेंट मान लो ये है, ये एक ऑब्जर्व, ये यहाँ से ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऐसे गई, फिर उसके बाद ये ऐसे गई, उसके बाद फिर ये ऐसे गई। ठीक है, तो ये कितना शिफ्ट किया, डेल्टा एक्स क्या होगा, डी इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 बाई म्यू। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, इधर भी क्या है म्यू 1 है, इधर की तरफ भी क्या है म्यू 1 है। ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्ट थी,
ये फिर ये और ये आपस में दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कोण ये आई इधर है और ये जो निकला है ये भी कोण आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वाली इसके पैरेलल है। ठीक, इतना ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है, आगे फंसती है उसी में। आगे बढ़ते हैं, मान लो ये सी, ठीक, सी में एक मछली है, यहाँ से कोई देख रहा है। ठीक है, तो वो उसको ये होती यहाँ पे अंदर, दिखाई कहाँ देती है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे, और दिखाई कहाँ देता है, यहाँ पे। तो ये क्या होगा, इसका शिफ्ट। ठीक है, तो ये जो शिफ्ट होता है डी इज इक्वल टू टी वन माइनस वन बाई म्यू, और जो म्यू होगा इस केस में रियल डेप्थ अपॉन अपीरेंट डेप्थ। ठीक है, अब बात करते हैं, जो है मान लो आदमी यहाँ खड़ा है, यहाँ जहाज जा रहा है। ठीक है, तो होता है यहाँ पे, दिखाई कहाँ देता है, यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे डी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे अपीरेंट हाइट बड़ी है तो अपीरेंट हाइट को ऊपर रखेंगे और रियल हाइट को नीचे रखेंगे। ठीक है, हमेशा इसको बड़ी वाले को ऊपर और कम वाले को नीचे, बड़े वाले को ऊपर नहीं, कम वाले को नीचे, तो म्यू निकालते हैं। यहाँ पे होगा डी एच माइनस म्यू माइनस वन। ठीक है, तो जहाज के केस हो गया, स्काई वाला केस हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, ये क्या होता है, कह रहे कि मान लो ये है, ठीक है, ये कोण क्या है, इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड है। अगर इसको तुम इधर की तरफ खिसकाते रहो इस साइड में, तो ये इधर की तरफ खिसकती रहेगी। एक समय आएगा कि ये इधर आ जाएगी। इस कंडीशन में, मान लो ये इस कंडीशन में आ गई, इस कंडीशन में। ठीक है, ये हो गया आपका आर इज इक्वल टू 90। ठीक है, ये हो गया थीटा सी। दिस इज नोन एज, थीटा सी क्या है, ये क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल, समझ लो। ऊपर क्या होता है, रेयरर हो रहा है, ये ऊपर रिफ्लेक्शन के लिए ऊपर रेयरर होता है, मीडियम नीचे डेंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा सी क्या होगा, म्यू आर अपन म्यू डी। ठीक है, इसे याद करने के लिए मर्द याद कर सकते हो, म्यू आर डी, म्यू आर बाई म्यू डी, तो वी डी बाई वी आर, लेमडा डी बाई लेमडा आर। ठीक है, ये कंडीशन होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या, एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल जो क्या क्या होते हैं, जो स्पार्किंग ऑफ डायमंड होता है, डायमंड जो चमकता है, ठीक, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है। मिरर और लूमिंग जो कंडीशन होती है, मिरर क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, मिरर क्या होती है, रेगिस्तान में पेड़ की छाया, जो रेगिस्तान में पेड़ की छाया होती है, ठीक है, वो तालाब, वहाँ पे तालाब का एहसास होता है। ठीक है, लूमिंग क्या होती है, समुद्र में सीप का आकाश, लूमिंग, लूमिंग में जो होता है वो क्या होता है, समुद्र में सीप का आकाश उल्टा लटकते हुए आभास होता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मिरज क्या होता है, मिरज जो होता है डिजर्ट में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक इंसान मान लो यहाँ खड़ा है, ठीक, यहाँ पे ऊँट है, ठीक, तो ऊँट यहाँ पे उल्टा दिखाई देता है, लटका हुआ। ठीक, इसे बोलते हैं मिरज। ठीक है, लूमिंग क्या होती है, लूमिंग, मान लो यहाँ पे कोई जहाज है पानी वाला और एक पानी वाला जहाज यहाँ है, तो ये जहाज इधर इधर क्या है, इधर डेंसर है, तो ये जहाज इसको यहाँ ना दिखाई दे करके वो ऊपर लटकता हुआ दिखाई देता है, ये इसे बोलते हैं लूमिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो याद रखना है मिरज, लूमिंग और स्पार्किंग ऑफ, ओ क्या उसको बोलते हैं, डायमंड, ये उसका एग्जाम्पल है, किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, बात करते हैं कि बात करते हैं, कह रहे कि एक ये जो है मछली है, मछली तालाब के अंदर है, तो कितना देख सकती है ऊपर। ठीक है, तो मछली इतना देख सकती है, कितना देख सकती है, इतना, तो इसकी रेडियस क्या होगी, आर। कह रहे ए सोर्स इज प्लेस एट डेप्थ ऑफ एच मीटर इन वाटर टू फाइंड मिनिमम एरिया टू कवर द स्टॉप द विजिबिलिटी ऑफ सोर्स, कितना वो एरिया देख सकता है, तो उसकी रेडियस क्या होगी, एच बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन, तो मिनिमम एरिया ऑफ कवर्ड क्या होगा, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ए मैन ए A fish or a driver inside the water will see the whole outer world confined in a circle of radius r। करें यहाँ पे जो जो वो क्या होगा, डाइवर होगा, जो तैरते हैं, ठीक है, या फिर फिश, उसको लगेगा कि ये जो पूरा दुनिया है वो एक किसमें, सर्किल में, पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस क्या होगी, आर बराबर एच बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन। आगे बढ़ते हैं, प्रिज्म का केस लेते हैं। चलिए प्रिज्म का केस लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक प्रिज्म, ये आपका एक प्रिज्म है।
ठीक, ये आपका प्रिज्म है, यहाँ से एक एंगल इंसिडेंट हुआ, ठीक है, फिर ये रिफ्लेक्ट कर गई इधर की तरफ आर, उसके बाद फिर ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल से कोण आई, ठीक है, कोण इधर का आर, ये हो गया आपका आर डैश, और ये आपका नॉर्मल से आई डैश, ठीक है, ये हो गया, ठीक, ये क्या होगा, ये एंगल ऑफ, ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, और ये जाना चाहिए था उसको इधर, और जा रही है इधर, तो ये तुम्हारा हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, सॉरी ये होगा डेविएशन, ठीक है, डेल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है, ये ए क्या होगा, ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, तो डेल्टा क्या होगा, आई प्लस आई डैश को हमने ई लिख दिया है, आई प्लस आई डैश, आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है, मिनिमम डेविएशन की बात करें, मिनिमम डेविएशन अगर आई इज इक्वल टू आई डैश, आर इज इक्वल टू आर डैश, ठीक है, हमने ई को आई डैश की जगह ई लिख दिया था, ठीक है, कंफ्यूजन होता था, तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए यहाँ से, या फिर ए इज इक्वल टू 2r, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, तो यहाँ से साइन आई क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2, और आर क्या हो जाएगा, ए बाई 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन आई अपान साइन आर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछे तो साइन आई बाई साइन ए बाई 2, और आई क्या होगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपान ए बाई 2, डेल्टा मिनिमम क्या, मिनिमम डेविएशन, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम बाई 2, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादातर इसी फार्मूले से क्वेश्चन आता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ग्रेजिंग इमरजेंस, ठीक है, ग्रेजिंग इमरजेंस, इसका केस देखते हैं, ग्रेजिंग में नो इमरजेंस, ठीक है, नो ग्रेजिंग इमरजेंस या नो इमरजेंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या होता है कि ये कोण आई डैश जो है वो 90 डिग्री कर दो ऐसे, तो ये ऐसे जाकर फिर ऐसे चली जाती है, मतलब ये बाहर ही नहीं जाती है, ठीक है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बताया, मिरेज ऑफ लूमिंग, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब की कंडीशन होती है, ठीक है, इसमें कोण ए इज इक्वल टू 2 थीटा सी होना चाहिए, थीटा सी क्या है, क्रिटिकल एंगल, आर डैश की वैल्यू थीटा सी हो जाएगी, ठीक है, ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, ठीक है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 पान म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू 1 पान साइन ए बाई 2, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान साइन थीटा सी यहाँ से, या फिर हम लिख सकते हैं साइन थीटा सी क्या हो जाएगा यहाँ से ए बाई 2, तो लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू 1 अपान साइन ए बाई 2, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डेविएशन प्रोड्यूस बाई थिन प्रिज्म, क्या होगा, डेल्टा मिनिमम म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है, थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन म्यू माइनस 1 इंटू ए, वैसे डेविएशन क्या हो, 2i माइनस ए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्प्रेशन, ये क्या होता है, ठीक है, कहने की जो है ये एक प्रिज्म है, ठीक, यहाँ से एक इंसिडेंट रे डाले, ठीक है, तो ये क्या करती है, टूट जाती है, ठीक है, ऐसे जाती है इधर की तरफ, और ये ऐसे इधर की तरफ, ये कैसा है, ये रेड है, ये वायलेट है, ठीक, कोई दिक्कत, कह रहे हैं कि व्हाइट लाइट जो होती है इंसिडेंट करते हैं प्रिज्म के ऊपर, तो ये 7 कलर में टूट जाती है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ, इसे बोलते हैं डिस्पर्सन, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, इनके बीच एंगल क्या होगा, थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिस्पर्सन, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन, डेल्टा मिनिमम कितना होगा, डेल्टा वी, डेल्टा वाई, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई क्या होगा, डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2, म्यू मिन क्या होगा, म्यू वाई म्यू वी माइनस म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, ठीक है, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई डेल्टा वाई, तो यहाँ से थीटा क्या होगा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपन म्यू वाई माइनस 1, ठीक है, ये चीज़ हो गई, अब बात करते हैं, क्वेश्चन पूछता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पूछता है, ठीक है, तो ठीक है, देख लेते हैं, रिफ्लेक्टिंग एंगल क्राउन ग्लास के लिए ए, फ्लिंट ग्लास के लिए ए डैश, रिफ्लेक्टिव डिस्पर्सिव पावर फॉर क्राउन ग्लास ओमेगा, फॉर फ्लिंट ग्लास ओमेगा डैश, रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस, ठीक है, फॉर क्राउन ग्लास म्यू वी म्यू वाई म्यू आर, फॉर फ्लिंट ग्लास म्यू डैश वी म्यू डैश वाई और म्यू डैश आर, क्राउन का मतलब एक्स और फ्लिंट का मतलब एक्स डैश, ठीक है, अब सवाल पूछा है, 2 बार सवाल पूछा है कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन,
मतलब डेविएशन ना हो, तो डेल्टा वाई नेट इज इक्वल टू जीरो। कंडीशन फॉर नो डेविएशन, डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई डैश। तो यहाँ से हम लिखेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस, ये नेट जीरो हो गया तो माइनस डेल्टा वाई डैश। तो डेल्टा क्या होता है थिन प्रिज्म के लिए, ए म्यू वाई माइनस वन, तो ए डैश म्यू वाई माइनस वन। या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए डैश इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस वन अपन म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए। ठीक है, नेट एंगुलर डिस्पर्सन की बात करें, थीटा नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा वाई और ब्रैकेट में डबल ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। ठीक है, या फिर ओमेगा नेट की बात करो तो थीटा नेट अपन डेल्टा वाई, यहाँ से थीटा नेट हमको पता ही है। ठीक है, या फिर हम इसे डेल्टा डब्लू बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछता है कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, मतलब थीटा नेट जीरो है, कंडीशन फॉर नो डिस्पर्सन, तो थीटा नेट इक्वल टू थीटा प्लस थीटा डैश, थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा डैश। तो यहाँ हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। कुछ नहीं करना रहता है, ये सब दिए रहते हैं, खाली वैल्यू रख करके आंसर निकालना रहता है। ठीक है, बस क्वेश्चन समझ आ जाए बस। ए डैश इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपान म्यू वी डैश अपान म्यू आर डैश इंटू ए। ठीक है, नेट डेविएशन की बात करते हैं, डेल्टा नेट अपान डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा डैश ओमेगा डैश माइनस ओमेगा अपान ओमेगा डैश। ठीक है, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई डेल्टा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। तो अगर हम देखें जनरल फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम थ्रू कर्व्ड सरफेस, कर्व सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन देखते हैं तो क्या हो जाएगा। ठीक, होता है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर। ठीक है, होता क्या है, ठीक है, ये आपका स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट है ये, ठीक, यहाँ से चला, ठीक है, ऑब्जेक्ट रे, और ये इधर की तरफ गई। ठीक है, ये आपका आई बना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। ठीक है, ये इधर की तरफ पॉजिटिव है। ठीक है, ये हो गया आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इमेज, और ये ऑब्जेक्ट, ये म्यू वन, ये म्यू टू। आपको पता चल गया होगा म्यू टू बाई वी। ठीक है, वी क्या है, वी है डिस्टेंस ऑफ इमेज पोल से, सारी डिस्टेंस हम पोल से लेंगे। ठीक, यहाँ से इसको मान लेते हैं पी, तो वी इज इक्वल टू पी आई। ठीक है, यू क्या होगा, ओ पी। ठीक है, ओ पी कैसे लेंगे, माइनस का, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, इधर की तरफ पोल के इधर निगेटिव इधर। ठीक है, चलिए, ये पोल है, पोल के इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आर क्या होगा, आर कहाँ है, इधर की तरफ अंदर की तरफ, तो आर क्या होगा, पी सी। ठीक है, वी कितना होगा, ओ आई सी पी, तो यहाँ से वी क्या होगा, एक बार फिर से बता देते हैं, वी पी आई। ठीक है, यू क्या होगा, ओ पी माइनस का, आर क्या होगा, पी सी। ठीक है, चलिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। आगे बढ़ते हैं, म्यू वन क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच एक्चुअल इंसिडेंट लाइज, और म्यू टू क्या है, एक्चुअल रिफ्लेक्टिव रे लाइज। ठीक है, पावर ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू होगा म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन अपान यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर। हियर वी वन यू एंड आर इन मीटर एंड पी इन डायोप्टर। ठीक है, चलिए, प्रिंसिपल फोकल लेंथ, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल फोकाई ऑफ स्फेरिकल सरफेस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस। ठीक है, तो एफ वन क्या होगा, माइनस म्यू वन आर अपन म्यू टू माइनस म्यू वन। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस के ऊपर, तो इमेज कहाँ होगी, इनफाइनाइट पे, तो वी इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखोगे तो आगे का टर्म जीरो होगा, ये आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस का मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा, तो इसका मतलब यू इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एफ टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू टू आर अपान म्यू वन माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन। ठीक, नीचे म्यू टू माइनस म्यू वन ही रहेगा। अगर एफ वन देखेंगे तो माइनस म्यू वन आर अपान म्यू टू माइनस म्यू वन, और एफ टू देखोगे तो म्यू टू आर अपान म्यू वन माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन। ठीक है, और अगर हम देखें फर्स्ट फोकाई प्रिंसिपल फोकाई और सेकंड प्रिंसिपल फोकाई का रेशियो, तो म्यू वन अपान म्यू टू होता है नेगेटिव में। ठीक, लेंस थ्योरी, लेंस की बात करते हैं, तो ये आपका लेंस है। ठीक है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा, इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा, क्योंकि इधर की तरफ C1 है, इधर की तरफ C2 है। ठीक है, मान लो इधर ऑब्जेक्ट U रखा हुआ है और इधर ऑब्जेक्ट V है, तो फार्मूला क्या होगा, लेंस मेकर फार्मूला, वन अपान एफ इज इक्वल टू
म्यू एल विद रिस्पेक्ट टू मीडियम माइनस वन अपान R1 माइनस वन अपान R2, 1 अपान F इज इक्वल टू 1 अपान B माइनस 1 अपान U, all put with sign and sign of R1 R2 decided by C1 and C2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ, डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए, डिपेंडेंसी ऑफ फोकल लेंथ अपॉन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। ठीक, तो एफ मीडियम अपॉन एफ एयर क्या हो जाएगा, म्यू एल माइनस वन अपॉन म्यू एल एम माइनस वन, क्योंकि वन अपॉन एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है म्यू माइनस वन। ठीक है, म्यू ग्लास का 3/2, म्यू वाटर का 4/3। तो अगर हम एफ वाटर और एयर में संबंध निकालें तो एफ वाटर फोकल लेंथ ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4 इंटू फोकल लेंथ ऑफ एयर। डिपेंडेंसी ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, थिन लेंस होगा तो लार्ज फोकल लेंथ होगी और थिक लेंस होगा तो स्मॉल फोकल लेंथ होगी, क्योंकि 1 अपान एफ टी जो थिकनेस है। ठीक है, अगर थिन होगा तो फोकल लेंथ लार्ज होगी, थिक होगा तो स्मॉल फोकल लेंथ होगी। ठीक है, फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस अगर देखेंगे तो अगर इनफाइनाइट पे इमेज है किधर की तरफ, इधर मान लो हम 1 है, इधर 2 है। ठीक है, इधर फोकाई 1 है, इधर फोकाई 2 है। तो यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, तो इधर इधर इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इधर फोकस पे 1 क्या होगी, इन्वर्टेड डिमिनिस्ड। ठीक है, और अगर इधर फोकस 2F पे तो इधर भी 2F पे रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी, सेम साइज की रहेगी। इधर F पे रहेगी तो इधर इनफाइनाइट पे रहेगी इमेज। ठीक है, कैसी, इनलार्ज रहेगी, रिवर्स में रहेगी, सेम टू सेम वैसी कंडीशन है। ठीक है, बस ये अगर मान लो इनफाइनाइट और 2F के बीच रहेगी तो 2F और F के बीच में रहेगी इधर। ठीक है, इन्वर्टेड और स्मॉल। अगर 2F और F के बीच में रहेगी तो इधर इनफाइनाइट और F के बीच में रहेगी, कैसी रहेगी, इन्वर्टेड लार्ज। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये वाली प्रिंसिपल पोल और फोकस के बीच में कोई अगर ये रख दे रहे हो, ठीक है, तो उसी साइड में बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी, विजुअल लार्ज, ठीक, और इरेक्ट रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, आईटी इनफाइनाइट पे है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट, तो फोकस पे इमेज बनेगी। ठीक है, अगर हम बात करें इन फ्रंट ऑफ लेंस रख दोगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो इमेज क्या करेगी, विजुअल इरेक्ट डिमिनिश बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ पे बनेगी जाके पोल और एफ के बीच में। ठीक है, बात करते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की। ठीक, उतना कुछ खास रोल नहीं है इमेज फॉर्मेशन का यहाँ पे, लेकिन वहाँ याद रखना है, एक जगह याद रखोगे दूसरी जगह याद रहेगा। एम टी इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस आई बाई ओ या फिर वी बाई यू, यहाँ पे एफ माइनस वी यू, एफ माइनस वी बाई एफ, या फिर इज इक्वल टू एफ बाई एफ प्लस यू। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हुआ है। ठीक है, एम टी इज इक्वल टू क्या है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी अपॉन यू इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ, और यहाँ पे 1 प्लस एफ बाई एफ प्लस यू। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करें, वही वी अपॉन यू का होल ऑफ स्क्वायर, तो एम टी स्क्वायर। ठीक है, पावर क्या होगा, पी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एफ इन मीटर डायोप्टर में। ठीक है, अगर कंबाइंड फोकल लेंथ देखें, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, दो कॉन्टैक्ट में रखे हैं फोर्स है फोकल लेंथ, तो 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान एफ वन प्लस 1 अपान एफ टू। पावर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। ठीक है, एफ जो होता है पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, एफ निगेटिव होता है कॉनकेव के लिए, लेकिन कॉनकेव मिरर की बात करें तो वहाँ पे पॉजिटिव होता था और कॉन्वेक्स की निगेटिव होता था, यहाँ पे दोनों उल्टा है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन करते हैं, कॉम्बिनेशन जनरल फॉर्मूला फॉर एनी कॉम्बिनेशन यूज ऑफ प्रॉपर साइन, एफ नेट पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बिहेव एज कॉन्वेक्स लेंस, एफ नेट नेगेटिव कॉम्बिनेशन बिहेव एज नेगेटिव लेंस, और एफ नेट इनफाइनाइट कॉन्वेक्स बिहेव एज प्लेन सीट। ठीक है, कॉम्बिनेशन बिहेव एज प्लेन सीट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लो एक लेंस है, इसको कट कर दिए ऐसे। ठीक है, पहले फोकल लेंथ एफ था, तो बताओ अब इस एफ का, इसका एफ डैश कितना होगा, एफ डैश होगा 2F। ठीक है, अगर मान लो इनको दोनों को ऐसे ऐसे रख दिया जाए, ठीक है, तो एफ डैश तो होगा एफ के बराबर, और अगर ऐसे रख दिया जाए दोनों को तो एफ डैश एफ के बराबर होगा। ठीक है, चाहे ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, क्योंकि दो को साथ में रख रहे हैं तो एफ डैश होगा, और अगर एक को रखेंगे तो 2F होगा। अगर अब मान लो इसको ऐसे लेंस को ऐसे कट किया जाए, ऐसे कट करें, तो अगर मान लो ऐसे कट किए तो एफ डैश क्या होगा, एफ के बराबर होगा, और अगर दो को ऐसे रख दें दोनों को तो एफ डैश क्या होगा, F/2। अगर मान लो एक एफ को ऐसे रखें और एक को ऐसे रख दें उल्टा, ठीक है, तो एफ क्या होगा, एफ डैश इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफ मोर देन टू लेंसेज आर केप्ट इन contact, the effective focal length of combination is given by 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 plus 1 upon f3। यूज प्रॉपर साइन फॉर फोकल लेंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल पावर क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इफ थिन लेंस, कह रहे हैं इफ टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस x अपार्ट, कह रहे हैं अगर मान लो दो लेंस हैं उनके बीच की डिस्टेंस x हो तब उनके टोटल कंबाइंड फोकल लेंथ बताओ क्या होगी। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x बाई f1 इंटू f2 कैन बी यूज एनी कॉम्बिनेशन फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, कह रहे हैं दो लेंस में कॉनकेव लो या कॉन्वेक्स लो लेकिन प्रॉपर साइन रखना है f1 और f2 का। ठीक, पावर क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 माइनस x p1 इंटू p2। ठीक है, न्यूटन फार्मूला, न्यूटन्स का फार्मूला क्या है कि एक ये लेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ठीक, f1 से x नॉट दूरी पे और इमेज f2 से बनेगी यहाँ पे, ठीक है, एक्स आई पे, तो एक्स आई अपान एक्स ओ इज इक्वल टू f1 f2, ये फार्मूला हो जाएगा जैसे पीछे मिरर में था। ठीक है, वहाँ पे f स्क्वायर हो जा रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करते हैं तो f जो है o इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4a। f इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, o इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट I1 एंड I2 साइज ऑफ इमेज 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, o इज द अंडर रूट I1 एंड इंटू I2। अच्छा, a और b क्या है, चलो देख लेते हैं। मान लो ये एक लेंस है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनी यहाँ पे s पे, ठीक है, ये I1 है, फिर दोबारा क्या किए, इसको इधर b शिफ्ट कर दिए, किधर, इधर की तरफ b शिफ्ट कर दिए, फिर बनी उसकी इमेज, वो होगी क्या होगी I1 और I2, दोबारा I2 बनी, b शिफ्टिंग की है इसको। ठीक है, और मतलब ऑब्जेक्ट से जो स्क्रीन की डिस्टेंस है वो a है। ठीक है, a इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट स्क्रीन एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन और इमेज, b इज द डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस। तो कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट अगर मेथड की थ्रू बात करते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, f इक्वल टू अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 4a, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट के साइज की बात करें तो कितना होगा अंडर रूट I1 इंटू I2। ठीक है, ये होगा डिस्प्लेसमेंट मेथड। लेंसेज विद वन सरफेस इज सिल्वर्ड, अगर लेंस की एक सरफेस सिल्वर्ड कर देंगे तो वो ये हो गया, ये ऐसे। अब इसको अलग करेंगे तो ये ऐसे लेंस और ये एक मिरर, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा 1/f इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट में 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डॉट डॉट प्लस fm। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि इनको प्रॉपर साइन के साथ लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहली बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप, इस सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन पावर अगर हम इसकी बात करें तो होगी d/u, मधु याद कर सकते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर होता है, ये एक चीज़ याद रखना है। इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज जो होती है विजुअल इरेक्ट और लार्ज बनती है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, मान लो अगर इफ द फाइनल इमेज एट डिस्टेंस d, तो इसका क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन 1 प्लस d/f। ठीक है, पुट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू d एंड f। ठीक है, d क्या है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक, इफ आई केप्ट एट डिस्टेंस d फ्रॉम द लेंस देन d डैश इज इक्वल टू d माइनस डी कर देंगे तो m इज इक्वल टू 1 प्लस d माइनस डी अपन f, m रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द फाइनल इमेज एट इनफाइनाइट, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट m इज इक्वल टू क्या होगा d बाई f, मतलब सिंपल कर देंगे u की जगह f। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, तो ये हो जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वो क्या उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन -v0 अपन u0 d/ue। ठीक है, और अगर हम इसको याद करें MO/ME। ठीक है, ऐसे मोम, ठीक, ऐसे याद करें। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है हैज़ ए स्मॉलर अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ देन आई लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस का स्मॉल अपर्चर होता है, स्मॉल फोकल लेंथ होता है। केस इफ फाइनल इमेज एट डिस्टेंस d डिस्टिंक्ट विजन पे बने तो m इज इक्वल टू -v/u0 1 प्लस d/f, 1 प्लस कर देते हैं मैक्सिमम। एल की लंबाई लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की तो v0 प्लस ue। ठीक है, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट नॉर्मल एडजस्टमेंट देन m इज इक्वल टू -v0 अपन u0 d/f मिनिमम होगा। l क्या हो जाएगा ue की जगह हम f रखने लगेंगे। कब, अगर ये इमेज जो है इनफाइनाइट पे बनती है तो fe क्या हो जाएगा ue, क्योंकि ue की जगह fe रखेंगे क्योंकि फोकल लेंथ क्या हो जाएगी वो ऑब्जेक्ट कहाँ बनने लगेगा। अगर इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रखा है फोकल लेंथ पे, तो वहाँ पे हम fe रखने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेलीस्कोप,
टेलीस्कोप की बात करें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप का होता है, रिफ्रैक्टिंग टाइप, ठीक है। मैग्निफिकेशन पावर की बात करें तो m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। ऑब्जेक्टिव लेंस है वो लार्जर फोकल लेंथ, लार्जर अपर्चर देन आई लेंस, जबकि ऊपर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्मॉलर रख रहा था। इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट डी देन m इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप l इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस यू ई। केस सेकेंड, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट देन नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो यू की जगह एफ ई आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई, ठीक है। और l क्या हो जाएगा, एफ ओ अपॉन एफ ओ प्लस एफ ई, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, ठीक। ये हुआ आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की, ठीक है। तो ये फाइनल इमेज एट डिस्टेंस डी देन m इक्वल टू क्या होगा, एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। यही शायद ऊपर भी था, ठीक है। लेंथ क्या हो जाएगा टेलीस्कोप की, l इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस यू ई, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, ठीक है। ये फाइनल इमेज एट इनफाइनाइट देन m इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई, सेम है, ठीक है। मिनिमम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप फिर वही 4f एक्स्ट्रा आ जाएगा, यू की जगह एफ ई आ जाएगा, ठीक है। तो डी पे याद कर लोगे और लेंथ एक बार याद कर लोगे, तो अगर इनफाइनाइट पे बनेगी तो यू को एफ ई से कन्वर्ट कर देंगे। रिजॉल्विंग पावर की बात करते हैं, रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। अच्छा, विजुअल एंगल क्या होता है, विजुअल एंगल, अगर विजुअल एंगल बढ़ाते हो तो मैग्नीफिकेशन बढ़ता है। ऐसे ही अगर मान लो कोई लेंस है, लेंस में आप 4 टाइप के रिफ्लेक्ट, मतलब 1 2 3 4 टाइप के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यूज करते हैं, और यहाँ से कोई रे आती है तो चारों पे गिरेगी और 4 टाइप की इमेज बनेगी, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज नंबर ऑफ मटेरियल के बराबर होंगी, ठीक है। चलो रिजॉल्विंग पावर देख लेते हैं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक। ये होगा आर पी इज इक्वल टू, माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो 1/Δx 2 म्यू साइन अल्फा अपन 1.22 लेमडा। म्यू साइन अल्फा क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप, म्यू द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम, डेल्टा एक्स द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आर पी 1/डेल्टा थीटा ए बाई 1.22 लेमडा, तो डेल्टा थीटा क्या है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, एंगुलर लिमिट होगी ये, ठीक। ए इज द अपर्चर डायमीटर और लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। ये चीज़ हुई, तो यहाँ से ये हम लोगों का ख़त्म हो गया।